सही प्रत्येक छात्र की अनुरोध है कि इस मंगलवार पाठ के साथ 4 पंक्ति के साथ सेशन के स्टार्ट करते हैं। सभी जनों से अनुरोध है, प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें। बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेष्टि भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैनम धर्मोस्तु मंगलम। शार्व मांगल्य मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानाम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बोले महावीर स्वामी की जय, संतुष्ट भगवान की जय। जी, सम्माननीय मैम, आप सेशन को आगे बढ़ाइए। जी मैम। जी, धन्यवाद सजल जी। आ, नमस्कार, जय जिनेन्द्र सभी को। कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम, अच्छे हैं। अच्छी बात है। प्लीज मैं चाहूंगी आप सब लोग इसका जवाब दें, चाहे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैम एक सेकंड लेना चाहूँगा आपका, सिर्फ एक सेकंड। आलिया खान जी, आप अपना वीडियो ऑन रखें। अस्मिता डांगी, गौरव झामर से वो अपना वीडियो ऑन रखें। और दिलीप दिलीप जी, आप अपना वीडियो ऑन रखें। और पूजा साहू गुहारा से हैं, वो भी अपना वीडियो ऑन रखें। एवं प्राची, हम्म, प्राची जी, आप अपना वीडियो ऑन रखें। सभी लोग अपना वीडियो ऑन जरूर रखें। जी मैम। जी, धन्यवाद सजल जी। एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने किसी और डिवाइस से नाम जोड़ी है, प्लीज आप अपने नाम को उसमें बदल दीजिए ताकि हमको पता चले आप कौन है। बहुत इजी है इसको करना। आप आपकी स्क्रीन के ऊपर जो पार्टिसिपेंट्स है उस पर क्लिक करेंगे, वहां सबसे ऊपर आपका नाम होगा, वहां क्लिक करके आप रीनेम कर सकते हैं। और प्लीज वीडियो ऑन रखिए ताकि हमको पता चले हम किससे बात कर रहे हैं। आज का जो हमारा वेबिनार है उसका टॉपिक है बाल मनोविज्ञान। आप सब लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, आप सब लोग टीचर हैं, आप सब लोग रोज बच्चों से डील करते हैं। लेकिन कई बार आप बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करते होंगे जिसका आपको सोल्यूशन जल्दी नहीं मिलता है। ठीक है, आज हम कुछ ऐसी बातें करने जा रहे हैं जिससे आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत सारे हम डिस्कशन करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स, और उसकी रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है और हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। अ, आज वेबिनार शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा डेमो दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं आप सबसे चाहूंगी कि आपने उसको देखकर क्या समझा वो मुझे बताएं। ओनली 1 मिनट। हाँ, आपको यहाँ एक जग दिखाई दे रहा है, ये शरबत से भरा हुआ है। अभी मैं जो कर रही हूँ उसे देखिए। इस ग्लास में इतना शरबत आया, इस ग्लास में इतना आया, आप सबने देखा एक बड़े जग में शरबत था, बहुत सारे ग्लास हैं, सबके शेप साइज अलग है, उस सब में मैंने शरबत डाला। ठीक है,
जी, इस डेमो से आप क्या समझे? जो भी बोलना चाहते हैं प्लीज आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। जिनके वीडियो ऑफ है आई रिक्वेस्ट प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। जी प्लीज। हाँ, सभी जनों से अनुरोध है, जो शिक्षक जन जुड़े हुए हैं वो अपने वीडियो को प्लीज ऑन रखें। मैं यहाँ से नाम ले रहा हूँ। आलिया खान जी, ए इन इनफ्लेक्स डिवाइस जो हो रही है, इसको भी डीनेम कीजिएगा। परी जैन जी, आप अपनी वीडियो को ऑन रखिएगा। मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ। जी मैम, थैंक यू। जी प्लीज, अब बताएंगे आपने क्या समझा इसको देखकर? हेलो मैम। जी पूजा जी। हाँ मैम, हमने ये समझा कि जैसे कोई टीचर है तो मतलब बहुत सारे बच्चे रहते हैं, ठीक है। अगर कोई टीचर कुछ पढ़ा रहा है, मतलब कुछ भी हो सकता पढ़ाने में। किसी बच्चे के अंदर मतलब थोड़ा सा ज्ञान ज्यादा, किसी के अंदर ज्यादा ज्ञान ज्यादा, मतलब ऐसा समझा हमने। बहुत सही समझा पूजा जी, बहुत अच्छा। कोई और बताएगा? हेलो मैम, जय जैन मैम। जय जिनेंद्र परी जी। मैम मुझे ये समझ में आया कि अगर कोई बच्चा है तो मैं उस अपन डालने की कोशिश तो पूरे कर रहे हैं कि बच्चे को पूरा समझ में आए। लेकिन हर बार ये नहीं होता कि जो टीचर समझाना चाहता है कि वो बच्चों को समझ में आए। कभी किसी बच्चे के माइंड में थोड़ा जाता तो किसी के में पूरा चला जाता, ये समझ में आया है हमें। बहुत बढ़िया परी जी, बहुत अच्छी बात है। आ, लवी जी, हर बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से प्रेशर डालना चाहिए, ठीक है। और कोई? प्लीज सब लोग एक्टिवली पार्ट लें। और भी कोई बताना चाहेगा कुछ? यस मैम। जी। मैम, बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से और उसकी टेक्निक के हिसाब से पढ़ाना चाहिए। कौन बच्चा कितना पढ़ सकता है, कितना अपना माइंड उस चीज में लगा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है साक्षी जी, बढ़िया। और कोई? यस मैम। जी। मैम, टीचर द्वारा बच्चों को अपनी ओर से पूरी कोशिश की जाती कि वो बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार ज्ञान अर्जित कराए। लेकिन कुछ वो क्लास में बहुत से बच्चे हर प्रकार के बच्चे मौजूद होते हैं। कोई ज्यादा इंटेलिजेंस होता है, कुछ किसी की मेमोरी क्षमता कम उसकी रहती है, कम पावर की रहती है। तो बच्चा अपनी मेमोरी के अनुसार ज्ञान अर्जित करता है। किसी को किसी बच्चे को अगर किसी टॉपिक के बारे में अगर उसको समझाइश दी जाए तो किसी बच्चे को एक बार में ही समझ में आ जाता है, और किसी बच्चे को एक से अधिक बार समझाना पड़ता है तो उनको समझ में आता है। तो बच्चों को मेमोरी प्राप्त करने की क्षमता होती है, वो उनकी पावर मेमोरी के अकॉर्डिंग उन पर डिपेंड करती है कि कोई बच्चा किसी मत बुद्धि को या किसी प्रोजेक्ट को कितनी जल्दी समझ पाता है, ये उसकी मेमोरी पर डिपेंड करता है। जी। थैंक यू। रूपाली जी, आई थिंक बाकी सबको क्लियर सुनाई दे रहा है। मेरी आवाज बाकी सबको क्लियर जा रही है? दो तीन लोगों ने कहा कि नहीं आ रही है, मैम, बाकी सबको आ रही है मेरी आवाज? जी मैम, यस आपकी मैम। रूपाली जी, आप एक बार अपना नेट चेक कर लीजिए, शायद नेटवर्क इशू होगा, बाकी लोगों को सुनाई दे रही है। ठीक है, चलिए दिलीप जी, आपने बहुत सही कहा। आप सबका अंदाजा लगभग सही था। मैं थोड़ा सा और डिटेल में बताती हूँ। ये जो जग था वो एक टीचर को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जो शरबत है वो ज्ञान जो टीचर के पास है उसको रिप्रेजेंट करता है।
बाकी जो ग्लास है सारे कांच के बने हुए हैं, सारे ट्रांसपेरेंट है, वो सारे बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके अंदर जो शरबत हमने दिया, ज्ञान जो हमने बच्चों को दिया, अभी हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है, सबकी क्षमताएं अलग अलग होती है, इसलिए सब उसको अलग अलग तरीके से लेते हैं, है ना। अलग अलग साइज के हैं, इसलिए उनके पास जितनी उनकी कैपेसिटी होगी उतना वो ले सकेंगे। अभी एक डिफरेंस जो बच्चों में और इन ग्लासेस में है, वो ये है कि ये ग्लासेस नॉन लिविंग निर्जीव चीज है, हम इसका कद नहीं बढ़ा सकते, इसको बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे जो हैं वो सजीव हैं, वो मानती हूँ कि उनकी कैपेसिटी शुरुआत में ऐसा हो सकता है, सारे अलग है, कैपेसिटी अलग अलग होगी, लेकिन उसमें बदलाव आ सकता है, वो सजीव चीज है, उसमें परिवर्तन आ सकता है। तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, और उसको फिर बढ़ाना कैसे है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, तो वो एक शिक्षक कर सकता है, ठीक है। तो हमारे जो बच्चे हैं वो सजीव व्यक्ति हैं, सबकी कैपेसिटी अलग है, क्षमताएं अलग अलग हैं, सबके तरीके अलग हैं। अभी वो क्यों अलग है, कैसे अलग है, आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम यदि मतलब मनोविज्ञान में ये पढ़ा जाता है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, उसका भी अपनी एक पर्सनालिटी होती, अपनी एक सोच होती, अपना एक तरीका होता है। तो जब आप उसके साथ व्यवहार करते हैं तो उसकी उस पर्सनालिटी को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। स्कूल में क्या होता है, हम सब बच्चों को एक जैसे समझते हैं और सबको एक ही तरह से हम डील करते हैं, हमने जितना दिया, जैसा कहा, सबको करना है, और हमारी अपेक्षा ये होती है कि सब एक तरह से करके दिखाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनमें बहुत सारे वैयक्तिक भिन्नताएं हैं। आज हम उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। सजल जी, आप पीपीटी शेयर करेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता या वैयक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। रूपाली जी, मैं फिर से आपको बोलती हूँ, एक बार प्लीज अपना फोन बंद करके चालू कर लीजिए, या नेट डिस्कनेक्ट करके ही फिर करके देखिए। लाइट शो हो रही मैम, लाइट शो हो रही है मैम। हाँ जी, हो रही है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबसे पहले आता है शारीरिक भिन्नता। सजल जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मैम क्लियर आ रही है। नंदिनी जी और रूपाली जी को आई थिंक प्रॉब्लम है शायद। नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम यहाँ बाकी पर। सबको सुनाई दे रही है? प्लीज यस नो लिखेंगे। यस मैम। सुनाई दे नंदिनी रही जी, है आप ना? अपना वीडियो बंद करके कीजिएगा तो आवाज शायद फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत। जी धन्यवाद। शारीरिक भिन्नता, मुझे कोई बताएगा? आप शारीरिक भिन्नता से, अपनी कक्षा में शारीरिक भिन्नता से क्या समझते हैं? आपकी क्लास में कैसे फिजिकल डिफरेंसेस बच्चों में देखने को मिलते हैं आपको, प्लीज। जब तक आप लोग इंटरेक्टिव नहीं रहेंगे मजा नहीं आएगा, प्लीज आप लोग मुझे रिस्पॉन्ड करिए, जवाब दीजिए, या तो मुझे एक एक को नाम लेके बुलाना पड़ेगा अभी। अ, हम लोग तो मैम बोलते ही रहते हैं, प्रबंधक होने के नाते हम चाहते हैं कि हमारे टीचर्स बोले, जी तो हमें श्री ज्यादा विवेक जी। खुशी होगी। ये तो बहुत सरल क्वेश्चन किया है आपने, शारीरिक भिन्नता के साथ। हम चाहेंगे कि आप लोग बोलें, मनोज सर आप ही बोलें या टीचर्स को आप बुलाएं ताकि बोल सकें। प्लीज कोई तो रिस्पॉन्ड करिए। हेलो मैम। हाँ जी। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि शारीरिक भिन्नता मतलब ये होती है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे ख्याल से मतलब ये है कि कोई बच्चा मतलब छोटा है, कोई बड़ा है, उसकी हाइट छोटी है, कोई बड़ी है, और मतलब कोई गोरा है, कोई काला है। हमें तो मैम यही आया समझ में शारीरिक भिन्नता से। पूजा जी, आप बिल्कुल सही, आप घबरा क्यों रही है?
बहुत मैम सही कहा आपने। तो सुनते हैं तो देखिए कई बार क्या होता है, हम जिन चीजों को बहुत साधारण बहुत सामान्य समझते हैं और उसको सामान्य समझ के छोड़ देते हैं, वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमको नहीं पता होता है। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अभी एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ, मैं ये क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि ये जो फिजिकल डिफरेंसेस होते हैं वो कितना ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्लास पे, हम लोगों की सोच के बाहर होता है। यस मैम। जी लवी जी, तो फिजिकल डिफरेंसेस की वजह से क्या होता है, फिजिकल डिफरेंस कोई लंबा है कोई छोटा है। एक जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे ऑफिस में दो बच्चे आए, आपस में कुछ झगड़ा हुआ होगा किसी बात पे। तो एक बच्चा दूसरे बच्चे के बारे में बोलने लगा, मैम इसने मुझे मारा, ऐसा किया ऐसा किया। मैंने उससे पूछा, जो कंप्लेन कर रहा था, कि आप कौन से क्लास में हो। बोलता मैम मैं 6th में हूँ। मैंने दूसरे बच्चे से पूछा आप कौन से क्लास में हो। वो लगभग उसकी बराबर हेल्थ हाइट का बच्चा दिख रहा था, मुझे लगा शायद 5th या 6th का होगा। वो बच्चा बोलता मैम मैं 2nd का हूँ। मैं बड़े आश्चर्य में, मैंने कहा आपको 2nd का बच्चा डरा गया डांट गया और आप उसकी कंप्लेन लेकर मेरे पास आए। मतलब आप सोचिए, एक 6 का बच्चा जो उससे शायद 4 साल बड़ा है, और इस एज में एक 6-6 महीने में भी बच्चों में काफी डिफरेंस होता है, हेल्थ हाइट में बिहेवियर में सब में। बट वो 6 का बच्चा 2nd के बच्चे की कंप्लेन कर रहा है और 2nd का बच्चा कॉन्फिडेंटली सामने खड़ा है, हेल्थ हाइट अच्छी है, उसने उसको लगा दिया एक दो, बस वो कुछ झगड़ा हो गया। मतलब फिजिकल डिफरेंस कितना ज्यादा, वो बच्चा क्योंकि हेल्थ हाइट में कम है, हालांकि वो 6 में है, फिर भी वो कंप्लेन करने मेरे पास आ रहा है, वो खुद नहीं निपट पा रहा है क्योंकि फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि उसका सामना कर पाए। वो जो बच्चा 2nd में था वो अच्छा हेल्थ हाइट में उसके बराबर था, उसने एक तमाचा लगा दिया उसको और वो कुछ नहीं कर पाया। तो इससे क्या होता है, बच्चे का मॉरल डाउन होता है। और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट इस तरह से होते हैं जब बच्चे फिजिकली कुछ अलग होते हैं। एज अ टीचर हमको उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को, जो भी परेशानियां हैं, उसको कैसे ओवरकम करना है बच्चे को, और उसको कैसे आगे आना, हमको ये सिखाना है। हमारा जो मेन एम है वो ये देखने का कि हमको ये समझना है कि बच्चों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और वो किस तरह से असर डाल सकते हैं। रूपाली जी, बाकी सबको सुनाई दे रहा है, शायद आपका नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, तो शारीरिक भिन्नता, फिजिकल अपीयरेंस, हेल्थ, हाइट, कलर। एक कलर की वजह से भी बहुत सारे बच्चे, मतलब सारी दुनिया में काला गोरा का इतना ज्यादा है, उसकी वजह से भी क्लास में कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे सब कुछ आता है तो भी कभी भी हिम्मत नहीं कर पाते हैं बोलने की, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा ये बात रहती है, कभी भी किसी ने कुछ कमेंट कर दिया है तो वो चीज उनके दिमाग से नहीं निकलती है। उसका भी इम्पैक्ट उनकी पढ़ाई पे और उनके क्लास में व्यवहार पे, दोनों पे दिखाई देता है। उसके अलावा भी शारीरिक जो भिन्नताएं होती है, तो हो सकता है कोई बच्चा जो हेल्थ हाइट में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा, वो और किसी फिजिकल एक्टिविटी में अच्छा होगा जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और वहीं पे कोई दूसरा बच्चा अ, जो शायद फिजिकली, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि 6 का बच्चा था मार खा के आ गया, तो ऐसे टाइम पे मॉरल डाउन तो होता है, उसका इम्पैक्ट उनके पढ़ाई पे भी देखने को मिलता है, क्योंकि उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है। उसकी वजह से वो लोग, मतलब उनका उभर के आना चाहिए, जो भी उनकी अपनी क्षमताएं हैं वो बाहर निकलनी चाहिए, वो नहीं निकल पाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है बौद्धिक क्षमता में भिन्नता। प्लीज कोई समझाएगा मुझे, आप क्या समझ रहे हैं इससे? मैम हमारी आवाज प्लीज। पहुंच रही है आप तक? हाँ जी। आवाज पहुंच रही है? जी जी। हाँ। बौद्धिक क्षमता में ये होता है मैम कि जैसे कोई बच्चा कोई भी बात, जैसे मान के चलो हम कुछ समझा रहा है तो जल्दी कैच कर लेता है, कोई थोड़ा सा देर में करता है। तो जी मुझे लगता है। जी बिल्कुल मनोज जी, बिल्कुल सही है। बौद्धिक क्षमता में कौन कितनी जल्दी समझता है, कैसे समझता है। अभी बौद्धिक क्षमता में बहुत सारी चीजें होती है। एक मेमोरी हो सकती है, कुछ बच्चे होते हैं याद बहुत अच्छे से रख लेते हैं,
उम्र के हिसाब से बुद्धि का विकास होना, जी लवी जी ठीक है, सही है ये भी। बट उम्र में क्या होता है, हमारी एक क्लास के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके बीच में लगभग 8 से 9 महीने या 12 महीने तक का भी डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि हम जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में हम एडमिशन देते हैं तो 6+, पहले 5+ देते थे, अभी 6+ रूल हो गया है। तो 6+, तो हो सकता है किसी बच्चे का 6 साल रिसेंटली खत्म हुआ हो, ठीक है, मई का जन्म है, और हो सकता है कि एक बच्चा है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है साल अभी, लेकिन लास्ट ईयर क्योंकि उसका जन्म जून में था उसका एडमिशन नहीं हुआ। सो तो वो जो दो डिफरेंस होता है बच्चों के बीच में, वहां पे भी बौद्धिक क्षमता में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है हमको। आ, बौद्धिक क्षमता के कारण एक तो उम्र है। आ, नंदिनी जी सही है, हम अपनी बात अच्छे से समझाएंगे, टीचर हमेशा अपनी बात अच्छे से ही समझाती है, लेकिन बच्चों के लेवल पे जाके हमको समझाना पड़ेगा। आ, यहाँ प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे क्या कितना कैसे समझते हैं उस पर डिपेंड करता है। टीचर कैसे समझाता है वो तो सही है, लेकिन बच्चों की समझ को भी हमको ध्यान में रखना है। जी मैम। एक दूसरा होता है मेमोरी, कितनी जल्दी याद करते हैं, कितनी जल्दी, रीजनिंग कैसा है, किसी भी चीज के कारण को समझना कि ये ऐसा क्यों है, और फिर उसके हिसाब से रिएक्ट करना, ये उनकी बौद्धिक क्षमता में आता है। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे मैंने उम्र बताया, मेमोरी है, उन सब का डिफरेंस भी बच्चों के क्लास में समझने पे पड़ सकता है। मोस्टली ये देखना, आप क्लास में जो बच्चा मतलब उम्र में बड़ा है वो अपना काम जल्दी फिनिश करेगा, जब शुरुआत से वो फास्ट होता है तो धीरे धीरे उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। लेकिन जो बच्चा कंपेरेटिव उम्र में छोटा है, 6-8 महीने उससे छोटा है, और तो उसकी बौद्धिक क्षमता हो सकता है उसकी उम्र के हिसाब से होगी, तो वहां पे भी एक डिफरेंस आता है। तो वो जब बच्चा थोड़ा सा पीछे हो जाता है समझने में, तो उसका इम्पैक्ट उसकी पढ़ाई पे, उसकी क्लास में, उसके क्लास वर्क पे देखने को मिलता है। उसके अलावा वो मतलब जिस फैमिली से आ रहे हैं उसके पेरेंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। यदि पेरेंट पढ़े लिखे स्मार्ट है तो बच्चे की बौद्धिक क्षमता में डिफरेंस आएगा, क्योंकि उसको वो माहौल घर पे मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये बौद्धिक क्षमता के डिफरेंसेस होते हैं। कई बार हम ऐसा समझते हैं कि एक बच्चा जो 90 या 95% लाता है वो बहुत होशियार है, लेकिन दूसरा बच्चा जो 55-60 लाता है वो उससे कम होशियार है। आ, हम ये समझते हैं, एम आई राइट और रॉन्ग? आप भी यही समझते हैं, यस या नो? प्लीज मुझे लिखकर बताइए। नंदिनी जी राइट, यस। पूजा जी, रूपाली जी, कल्याणी जी, प्राची जी, साक्षी जी, ये इन्फिनिक्स हॉट, प्लीज आप नाम चेंज कर लीजिए। रक्षा जी, आई थिंक सबका आंसर यस है। मैं एक बात बताऊंगी, यदि कोई बच्चा 90% मार्क ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत होशियार है। इसका मतलब ये है कि उसकी याददाश्त अच्छी है, सिर्फ याददाश्त अच्छी है। जब प्रैक्टिकली उस चीज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने का टाइम आएगा, तब हो सकता है कि वो बच्चा शायद पीछे रह जाए, वो इतना अच्छा ना करे। कुछ दिन पहले मुझे एक कॉलेज के प्रोफेसर मिले थे, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, तो जस्ट मतलब ऐसी बात चल रही थी कि बच्चे जो होते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया, बोले हम लोग कभी भी बच्चों के रिजल्ट देख के उनके बारे में कोई राय नहीं बनाते हैं। बोले मैं क्यों, मैं बताता हूँ। बोले बच्चे जब कॉलेज के अंदर आते हैं, फर्स्ट ईयर जब आते हैं, हम लोग उनके एक आध साल खत्म होने के बाद जब हम उनका रिजल्ट बनाते हैं, तो 12th के अंदर जो बच्चा शायद 40-50% से या इस तरह से आया था, कई बार ऐसा होता है कि वो बच्चा पूरे यूनिवर्सिटी में टॉप कर जाता है, पूरे कॉलेज में टॉप कर जाता है। लेकिन 90-95 जो बच्चे 12th में लाए थे, उनकी ये कंडीशन होती है कि वो पास मुश्किल से होते हैं, या 50-60 तक पहुंच जाते हैं, बहुत नीचे पहुंच जाते हैं। मैंने उनसे पूछा, मुझे इसका एक कारण बताइए, ऐसा क्यों होता है? तो बताते हैं कि स्कूल के अंदर पढ़ाने का जो माहौल होता है वो अलग होता है। आप उनको सिखा देते हैं,
लर्न करवा देते हैं, लेकिन जब कॉलेज में आते हैं, कॉलेज में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वो लोग एक स्पेसिफिक लाइन ले लेते हैं, और जब सिर्फ उसी के बारे में, और कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि रट्टा मारा लिखा, बहुत सारी चीजें एक्चुअली हम जब पढ़ते थे तब सिर्फ 2-3 कोर्स होते थे, बीकॉम, बीएससी और बीएचएससी वगैरह, है ना। अब वैसा नहीं है, अब हर एक फील्ड में बहुत सारे कोर्सेस है। अब जो कोर्सेस आजकल जो है वो बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड है, वहां पे बच्चों को बहुत सारा खुल के करने का मौका मिलता है। तो जब बच्चों को प्रैक्टिकली जो उन्होंने अभी तक सीखा है, उस ज्ञान को जब उपयोग करके और अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, उस वक्त हकीकत में बच्चे मतलब उभर के आते हैं। तो हम यदि ये सोचें कि जो बच्चा एग्जाम जितना बोल दिया उतना लिख लिया, तो एग्जैक्टली वो उसकी बुद्धिमत्ता है, तो वो सही नहीं है। उसकी मेमोरी अच्छी है, आई अग्री, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है जैसा आपने लिखा है, लेकिन एक आज का मैं एग्जांपल देती हूँ। मैं पिछले हफ्ते मैंने एक टेस्ट लिया, उस टेस्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन आंसर थे, उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने उसको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में और ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म में। आप विश्वास नहीं करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स में मैंने जो पूछा, मतलब बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर था रट लिया था, अभी मैंने उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट किया, सिर्फ ईयर में, लाइक एसएसटी का पेपर था, तो उसमें साल के अंदर, एक साल में एक, लाइक 1191 की 92 की जगह 1191 ईयर लिख दिया, और मैंने उसमें डाला। सब बच्चों ने उसको गलत किया, वो लोग नहीं कर पाए, वो इतना सा डिफरेंस पहचान नहीं पाए कि मैडम ने कौन सा ईयर लिखा है, हम उसको ध्यान दें। एक रट्टा मारा होता है जिस तरह से, उस तरह से बच्चों ने उस आंसर को टिक कर दिया। कुछ ही बच्चे थे जो इसको प्रॉपरली आंसर दे पाए। क्यों? क्योंकि जिसने ध्यान से पढ़ा था, जिसने को याद रखा था, समझ आया था। जब मैं पढ़ाती हूँ तब मैं उनको अंडरलाइन करके बताती हूँ, मतलब बोल के बताती हूँ कि इस चीज को ध्यान रखना, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है ना। जैसे एक एग्जांपल आपको क्लियर देती हूँ कि बैटल ऑफ तराई 2 बार हुई थी। पहली बैटल ऑफ तराई में हमारे हिंदुओं की जीत हुई थी, और दूसरी बैटल ऑफ तराई में सल्तनत एज, मतलब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो गई थी। तो मैंने 1192 की जगह 1191 लिख के जब सेंटेंस दिया, तो बच्चों ने उसको गलत किया। तो जिस बच्चे ने क्लियरली समझा था, इस डिफरेंस को याद रखा था, वो तो कर पाए, लेकिन जिन्होंने रट्टा मारा था वो नहीं कर पाए। तो जो मेंटल डिफरेंसेस होते हैं वो इस तरह से होते हैं। एक मैं एक और एग्जांपल देती हूँ इसका। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, मैं 60-65 के आसपास, उससे ऊपर मुश्किल होता था जाना। लेकिन मेरे साथ जो, मतलब मेरी क्लास की जो गर्ल्स जो हमेशा रैंकर होती थी, अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ, अब मोबाइल की वजह से जैसे एक दूसरे के कांटेक्ट सब मिलते जाते हैं, तो मुझे एक दिन मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि मैं तुझे एक ग्रुप में ऐड कर रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, करिए। उसने ग्रुप में ऐड किया, तो हमारे स्कूल के, मेरे क्लास की सारी फ्रेंड्स उसके अंदर थी। अब उसमें वो भी लड़की थी जो हमारे क्लास में ऑलवेज फर्स्ट रैंक आती थी, बहुत अच्छी थी। आप सब, इतने सालों बाद सब लोग एक दूसरे से इंटरव्यू ले रहे थे, तुम कहाँ हो, क्या करते हो, क्या नहीं, सब पूछ रहे हैं। मैंने भी उससे पूछा, मैंने कहा तुम क्या कर रही हो, तो बहुत सिंपल सा उसने जवाब दिया, आई एम होम मेकर। शी वॉज सो टैलेंटेड, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, इतनी टैलेंटेड, लेकिन उसने अपने टैलेंट का कोई यूज नहीं किया। वो सिर्फ होम मेकर, सिर्फ घर में रहती है, बच्चों को संभाल रही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है। और मुझे, मतलब मैं उससे आगे बोल नहीं पाई कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाई। आई एम वेटिंग कि हम जब मिलेंगे तब फिर आगे बात करेंगे, मुझे लगा शायद मुझे बताना ठीक नहीं लग रहेगा। तो मैं जो 50-60% की हमेशा रहती थी, आज मैं, मतलब वहां मुझे लगा था उस वक्त ठीक था, हम लोग आ गए, लेकिन उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी, मैंने अपना मतलब अभ्यास चालू रखा, तो मैं आज इस लेवल पे हूँ कि मैं दूसरों को सिखा सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, समझा सकती हूँ। प्रैक्टिकली मैं बताऊं, मैं जो बच्चे पढ़ने में मुश्किल फेस करते हैं, जिनको परेशानी होती है, मैं उनकी प्रॉब्लम को समझ पाती हूँ, क्योंकि मैंने भी वो प्रॉब्लम फेस की है। सो इसलिए हम लोग एक, एज अ पर्सन, हम ये सोचते हैं कि जिसके मार्क्स ज्यादा अच्छे आते हैं वो ज्यादा बुद्धिमान है। तो आज से आई होप आप सबकी सोच बदलेगी कि जो मार्क्स लाता है वो बुद्धिमान नहीं है, लेकिन जब परिस्थिति सामने आती है तब अपने ज्ञान का उपयोग व्यक्ति कितना कर सकता है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो हमारा जो पैमाना है बच्चों को मापने का, वो आज से बदल जाएगा। और
उस हिसाब से हम बच्चों से डील करेंगे। और एक बात बताऊं, जो बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, उनको आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि यदि एक मार्क भी कम हो गया ना तो उनका मतलब पूरा जैसे दुनिया हिल जाती है, जबकि होते वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में है, लेकिन 1 या 2 मार्क उनके लिए उनको इमोशनल डैमेज बहुत देते हैं। सो ऐसे बच्चों को भी हमको संभालना चाहिए। ठीक है, आई होप आप सब लोग मुझसे अग्री है। यस मैम। जी, प्लीज आप लोग चैट बॉक्स का उपयोग करते रहिए। जी, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। नेक्स्ट है सजल जी, ये बहुत नीचे आ गए हम लोग, हमारी फर्स्ट स्लाइड पे रहना था। नेक्स्ट है मनोदृष्टि, रवैया या एटीट्यूड। रवैया या एटीट्यूड हम जिसको बोलते हैं, हम जनरली ऐसा बोलते हैं एटीट्यूड। कोई यदि बहुत ज्यादा अपने आप को मतलब सम्मान देता है और अपने आप को ज्यादा ध्यान देता है बाकी लोगों से, तब हमको उसको बोलते हैं एटीट्यूड दिखा रहे हैं। बट एक्चुअली एटीट्यूड का मतलब ऐसा नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति उसको कैसे देखता है और कैसे रिएक्ट करता है, कैसे उसको संभालता है, दैट इज एटीट्यूड। ठीक है, किसी परिस्थिति के टाइम व्यक्ति का रवैया कैसा रहता है किसी चीज के प्रति, वो हर एक बच्चे का आपको क्लास में अलग अलग दिखेगा। एक बहुत सिंपल एग्जांपल है, आई वॉज टेकिंग, मैं नर्सरी क्लास के अंदर शायद थी उस वक्त, मैं आई वॉज हेड इंचार्ज, तो मैं हर क्लासेस में जाती थी। तो एक बच्चा रो रहा था, काफी चुप करने पे भी नहीं चुप हुआ, तो मुझे थोड़ा सा चिल्ला के बोलना पड़ा कि अभी आप रोएंगे तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। उसके पास में दूसरा बच्चा बैठा था, वो चुपचाप देखता रहा मुझे। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो खड़ा होके मुझे बोलता है, मैडम आप एक काम करना, कल से अपना गुस्सा घर पर रख कर आना। ये एटीट्यूड है बच्चे का। पहला बच्चा जो मेरे डांटने से चुप हो जाता है, तो दूसरा बच्चा जिसको मैंने नहीं डांटा है वो भी हिम्मत करके बताता है, मतलब किसी एक घटना को किस तरह से देखना और किस तरह से उसके सामने अपनी बात रखना, दैट इज एटीट्यूड। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। प्लीज आप थम्स अप कर सकते हैं, जिनकी वीडियोस ऑन है मैं उन सबको देख रही हूँ। जी, थैंक यू वेरी मच। एटीट्यूड हम टीचर्स कैसे इसको यूज करेंगे, हमको कैसे पता चलेगा? जब आप समझ सकते हैं बच्चों को, जब ऑब्जर्व करते हैं तो आपको बच्चे का एटीट्यूड पता चलता है। पढ़ाई की तरफ उसका रवैया कैसा है, दूसरों से व्यवहार में उसका रवैया कैसा है, टीचर जब कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसका रवैया कैसा है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। जब हम किसी एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, कोई बच्चा कितना उसमें इन्वॉल्वमेंट अपना दिखाता है, क्लास में कोई नई बात हो रही, कोई नई चीज हो रही, तो बच्चा कितना उसको देता है, ये सारी चीज उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करती है। और एटीट्यूड के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि बच्चा जब मतलब मूड में नहीं है, उसको नहीं पढ़ना है, नहीं देखना है, नहीं समझ आ रहा है, तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। आपको उस ऑब्जर्वेशन से समझ में आएगा कि एवरीडे इस बच्चे का बिहेवियर ऐसा होता है, हर रोज इस तरह से व्यवहार करता है, लेकिन आज इस तरह से कर रहा है। सेम चीज उनकी पढ़ाई पर इम्पैक्ट डालती है। जिस बच्चे का नजरिया जैसा होगा, वो उस चीज को उस तरह से देखेगा और सीखेगा और समझेगा। मतलब अब वो जमाना नहीं है कि हमने बोर्ड पे लिखा, बच्चों ने देख लिया, लिख लिया और चले गए। आजकल के बच्चे सामने उठ के प्रश्न करते हैं, ये ऐसा है तो क्यों है, ऐसा क्यों नहीं किया। मैं 6-7 में एसएस पढ़ाती हूँ, उसमें जब बहुत सारी बार कुछ बातें आती है तो बच्चे इतने ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हमने कभी सोचा नहीं होता है कि ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा भी तो कर सकता था, उसके पास ऐसा भी तो हो सकता था। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ये उनका एटीट्यूड दिखाता है कि वो किसी भी एक बात को किस तरह से लेते हैं। जैसे हम, हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे, टीचर ने बोल दिया, हमने सुन लिया और मान लिया होता था, हम सामने क्वेश्चन नहीं करते थे। लेकिन आज आप जिन बच्चों से डील कर रहे हैं, उनके पास सोर्सेस ऑफ नॉलेज बहुत है, उनको हर चीज के बारे में बहुत सारी चीजें पता होती है। वो लोग
उस हिसाब से उस चीज को देखते हैं और उस हिसाब से उनके क्वेश्चन होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कौन बच्चा किस तरह से देख रहा है, किस तरह से उस चीज को समझ रहा है, और उसके बाद जहां पे जरूरत है आपको अपने इंस्ट्रक्शन का तरीका चेंज करने की, आप उसको चेंज कर पाएंगे यदि आप बच्चों के एटीट्यूड को समझते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपको। जी प्लीज आप लोग थम्स अप करिए, मैं सबको देख रही हूँ। अभी तक मैंने जो 3-4 टॉपिक डिस्कस किए, आपको कहीं पे किसी को ऐसा लगता है कोई ऐसा बच्चा, मतलब मैंने जिस बात की, कोई ऐसा बच्चा आपकी क्लास में या आपके संपर्क में कहीं आया है? प्लीज आप अनम्यूट होके बता सकते हैं। प्लीज आप अनम्यूट होके बता सकते हैं। देखिए पता है क्लास में हम जाते हैं तब यही होता है, हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, बस बच्चे आंसर नहीं करते हैं। मैं बच्चों से बताती हूँ, मैं हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ, जो बच्चे नहीं बोलते उनको, कि जो आपके साथ में बाकी सब बैठे हैं वो भी आपके जैसे ही, आपसे कुछ अलग नहीं है। तो यदि आपने उनके सामने कुछ गलत भी बोला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब एक जैसे हैं। तो इस बात को सोच के घबराना कि कोई क्या सोचेगा, प्लीज ये मत सोचिए, आप खुलकर बोलिए। या फिर मैं एक काम करूंगी, अभी मैं सबके नाम लेके पूछना शुरू करूंगी। ठीक है। आशा जी, आशा रायकवाड़ जी। यस मैम। मैंने अभी तक जो 3-4 ट्रेड्स जो व्यक्तिगत भिन्नताएं डिस्कस की, उसमें से आप किसी अपने क्लास के बच्चे को देख पाते हैं कि हाँ ये बच्चा इस श्रेणी में आता है इस तरह से? जी सर मैम, आते हैं बच्चे ठीक है। विभिन्न तरह के। कोई बच्चा होशियार है, कोई बच्चा ऐसा है कि एक क्वेश्चन पूछो उनसे तो वो 4 क्वेश्चन करते हैं मैम, जी तो उनके भी जवाब देने पड़ते हैं मैम। जी बिल्कुल सही है। मैं एक बताऊं बहुत सिंपल, 6 स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग प्रिमिटिव मैन के बारे में पढ़ रहे थे। एक 6 का बच्चा, मैंने उनसे जस्ट पूछा कि आपको पता है कि प्रिमिटिव मैन कैसा था क्या था, तो वो बोलता है मैडम हमको कैसे पता होगा, हम तो अपने मम्मी के अंदर थे। 6 का बच्चा इस तरह से कि प्रिमिटिव मैन ने क्या किया वो हमको कैसे पता होगा। मैंने उनको फिर समझाया कि हम हजारों साल पहले हम नहीं थे, पर वहां की जो भी चीजें हम उनको देख के कैसे सीखते हैं, हमको इतिहास में यही पढ़ना है कि कैसे उस बात को समझा जाए कि लोग कैसे थे। तो बच्चे इस तरह के कुछ मतलब देते हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और अनएक्सपेक्टेड आंसर्स मिलते हैं उनसे। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट पे चलेंगे। आ, उपलब्धि में भिन्नता। उपलब्धि में भिन्नता मतलब हर एक बच्चा जो होता है वो किसी न किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, बहुत अच्छा करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, मेरे स्कूल के अंदर एक बच्चा है, अभी 6 स्टैंडर्ड में पढ़ता है, वो बहुत सारी पिक्चरों में काम कर चुका है, बहुत सारे नाटक शोज करता है, काफी सारे टीवी सीरियलों में आ चुका है, उसकी शूटिंग चलती है अभी भी, गुजरात दूरदर्शन पे उसकी सीरियल चल रही है, उसकी रेगुलर शूटिंग होती है। मतलब ये उसकी उपलब्धि है कि वो बहुत अच्छा एक्टर है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब 3rd 4th के 5th के अंदर हैं और वो इंटर स्कूल क्रिकेट या मतलब नेशनल लेवल पे टेबल टेनिस या टेनिस और इसमें जाते हैं। तो ये एक डिफरेंस होता है और इस डिफरेंस की वजह से उनके बिहेवियर और उनकी पढ़ाई पे डिफरेंस आता है, क्योंकि वो किसी एक चीज में बहुत अच्छे हैं, उसका इम्पैक्ट उनके बिहेवियर में क्लास के अंदर आता है। वो सिलेक्टेड लोगों से बात करेंगे, वो टीचर से डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, बाकी बच्चों से अपने आप को अलग समझेंगे। आ, मैं जिस बच्चे की बात कर रही हूँ जो एक्टर है, उसका मतलब उसकी मदर मेरे साथ ऑलवेज फोन पे बात करती है, मिलने आती है, क्योंकि जैसे उसकी शूटिंग होती है तो उसकी एग्जाम का मुझे अरेंजमेंट करना है, कुछ करना है,
या उसकी छुट्टियों का अरेंजमेंट करना है, उसको पढ़ाने के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है उन लोगों के लिए। तो जब वो उसके लिए डिस्कस करती तब वो मुझसे बहुत क्लियर डिस्कस करती कि मैम जहां तक पॉसिबल है मैं उसको स्कूल अटेंड करवाऊंगी, और जब जब वो स्कूल में आता है तब उसका बिहेवियर नॉर्मल रहे ये आप देखिए। और यदि आपको कहीं लगता है कि उसके बिहेवियर में कोई चेंज आया है तो प्लीज आप मुझे डिस्कस करिए। ऐसा एक दिन हुआ कि मतलब हमारी फर्स्ट रिसेस में उनको क्लास से बाहर जाना अलाउ नहीं है, और मैंने उसको मेरी ऑफिस के सामने से, स्कूल से मतलब मेरे कैंपस से बाहर निकलते हुए देखा। 5 मिनट में वो मतलब शायद कैंटीन जाकर वापस आ गया था। वापस आने के बाद मैंने उसको डांटा, तो उसको लगा कि जैसे वो हर जगह शूटिंग वगैरह में घूमता रहता है, उसको थोड़ा सा लिबर्टी मिल गई कि वो कहीं भी घूम सकता है। उसकी मदर से मैंने उसके बाद काफी दिनों बाद मिल जब बात हुई तब मैंने उनको बताया था कि उस दिन ऐसा हुआ था, उसने आपको डिस्कस किया? तो बताते हैं कि नहीं, मेरे साथ डिस्कशन नहीं हुआ। तो ये एक मतलब आपको छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ कि जब बच्चे किसी एक चीज में उपलब्धि पा लेते हैं तो वो दूसरी जगह पे उनके मतलब यदि वो गलत भी है तो वो उसको ढक लेंगे, उनको लगता है कि उनकी उपलब्धि उस चीज के लिए चलेगी। तो वहां उन बच्चों के पढ़ाई पे, उन बच्चों के बिहेवियर पे बहुत इम्पैक्ट आता है। वहां हमको बच्चों को संभालना पड़ता है। अभी ये मैंने एग्जांपल दिया कि भाई पिक्चर में काम करता है इसलिए, ऐसा नहीं है। हमारी क्लास के अंदर छोटी छोटी चीजों में, एक कंपटीशन में यदि बच्चा फर्स्ट आ गया तो वो अगले शायद अगली कंपटीशन ना हो तब तक वो क्लास के अंदर शायद अपने फर्स्ट होने का गुरूर सबको दिखा सकता है, दादागिरी बता सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए कि यदि वो बच्चा फर्स्ट भी आया और कहीं, कई बार ऐसा होता है कि एक बार वो दिमाग में मतलब फितूर आ गया कि मुझे आता है, मैंने कर लिया, मैं फर्स्ट आ गया तो अब मुझे दोबारा जरूरत नहीं करने की, तो भी बच्चों का पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। वो शायद छोड़ देंगे, मुझे तो आता है, मुझे नहीं पढ़ना है, तो वहां उनका रिजल्ट डाउन हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान देना कम हो जाता है, दूसरे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। और ये इम्पैक्ट आपकी क्लास के अंदर डालेंगे, आपकी क्लास को डिस्टर्ब करेंगे। जब आपका क्लास चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तब वो बच्चा ध्यान नहीं देगा, किसी दूसरे को कुछ चिढ़ाएगा, कुछ करेगा, और आपकी क्लास को, पूरी क्लास को डिस्टर्ब करेगा। आपकी जो मतलब एक लिंक होती है वो टूट जाएगी। ऐसा होता है आपके साथ? यस आपने मैम। एक्सपीरियंस किया है? यस मैम। जी, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं फिर? मैम थोड़ा प्यार से डांट भी देते हैं और फिर जी उसको पीछे बैठा देते हैं कि आप पीछे बैठिए, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कभी फिर उसको आगे बैठा देते हैं मैम। जी, बहुत बढ़िया। कोई और? प्लीज थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहिए, आपका इन्वॉल्वमेंट लगना चाहिए प्लीज। निधि जी, प्लीज अनम्यूट करिए। प्राची जी, होता है, सही है। प्राची जी, फिर आपके पास आती हूँ, आप कैसे हैंडल करते हैं? निधि जी प्लीज आप बताइए, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं मैम, हम पढ़ाते नहीं है क्लास में तो। अच्छा, ओके। प्राची जी, आप मुझे बताएंगे आप कैसे हैंडल करते हैं? बोलती थी क्या? जी प्राची जी। प्राची जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? ना वीडियो, हाँ जी। यस मैम। जी, आप कैसे हैंडल करते हैं ऐसे बच्चों को? मैम जो बच्चे क्लास में डिस्टर्ब करते हैं उन्हीं से, मतलब जैसे अपन कुछ पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं को बोल दो कि आप ये पढ़ाओ, तो वो पढ़ाएंगे तो वो फिर डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। अच्छी बात है। आ, रूपाली जी लिख रहे हैं जो बच्चे 99 98 लेट हैं 12 में भी। जी बिल्कुल सही बात है रूपाली जी, ये भी होता है। उनको बहुत ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर उसके बाद उनकी पढ़ाई पर
जरूर उसका असर दिखाई देता है। मेरा नेक्स्ट है वो है मोटर क्षमता। नेक्स्ट पे चलेंगे सजल जी, नेक्स्ट स्लाइड पे। मोटर क्षमता, मोटर क्षमता आप कोई बता सकेंगे मोटर क्षमता किसे कहते हैं? एक्चुअली मोटर का हिंदी शब्द मुझे नहीं मिला है, इंग्लिश में बोलते हैं मोटर। कोई बता सकते हैं? मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं, कुछ टाइम पहले एक शायद करीना कपूर की एड आती थी। वो एक बच्चे, वो डॉक्टर है, कोई पेरेंट बच्चे को लेकर आते हैं तो उस बच्चे के साथ लेकर गार्डन में खेलने चली जाती है और बोलते हैं कि आप कैसे चेकअप कर रहे हैं, तो बोले मैं उसकी मोटर क्षमता चेक कर रही हूँ कि बच्चा चल कैसे सकता है, कितना कूद सकता है, दौड़ना, उठना, चलना फिरना। याद आ रही है एडवर्टाइज? नहीं, शायद मैडम, बोनविटा ऐसा कुछ मिल्क ड्रिंक का एड था। मैडम फुर्ती वगैरह, जी दिलीप जी। ये फुर्ती वगैरह, फुर्ती उसकी। आ, नहीं एग्जैक्टली वैसे तो नहीं। ओके। हाँ, मोटर क्षमता मतलब इसमें दो मोटर होता है, एक ग्रॉस मोटर होता है, एक फाइन मोटर होता है। ग्रॉस मोटर मतलब कोई भी इंसान कैसे अपने लिम्स, हाथ और पैर का उपयोग कर सकता है, कैसे अपने शरीर को संभाल सकता है। जैसे सीढ़ियों के ऊपर, सॉरी वो फिसल पट्टी, लेडर्स पे चढ़ना, किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, किसी ऊपर चीज पे, जैसे बच्चों के जो पार्क के अंदर सारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सब पे एक तरफ से चढ़ना और रस्सी वाली तरफ से दूसरी तरफ से उतरना, ऐसे चढ़ने के होते हैं, है ना। वहां पे उनकी फिजिकल ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है। और फाइन मोटर स्किल किसी छोटी छोटी चीजों को पकड़ के, जैसे एक के ऊपर एक रिंग जमाना, छोटे छोटे पर्टिकुलर एक जैसा शेप है उस शेप में वैसा ही शेप को एंटर करना, जैसा सर्कल के अंदर सर्कल डालना, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर लगाना, तो ये सारे फाइन मोटर होते हैं, वो सारे ग्रॉस मोटर। मोटर क्षमता मतलब जो चीज हम देखते हैं, समझते हैं, फिजिकली उसको वैसे ही करना। जनरली नर्सरी क्लासेस और जूनियर सीनियर के अंदर हम क्या करते हैं, बच्चों को एक्टिविटी बहुत सारी कराते हैं। जब बच्चा घर में साल, 1.5 साल, 2 साल का होता है तो उसके जितने भी खिलौने आते हैं वो इस तरह के होते हैं कि उसको पकड़ के किसी में डालना है, कुछ पिरोना है, कुछ डालना है। जैसे रिंग होती है, बड़े से छोटी तक एक रिंग एक के ऊपर एक रखते हैं, या फिर वो बॉक्सेस होते हैं एक के ऊपर एक, जमाने के छोटे बड़े कुछ ऐसे ग्लासेस तो उसके एक के ऊपर एक रखते हैं, है ना। ये सारे उनकी मोटर स्किल को डेवलप करने के लिए होते हैं। बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके बॉल होते हैं वो बहुत स्पंजी होते हैं, उसको बच्चे दबा दबा के मतलब खेलते, दबा सकते हैं, बहुत स्पंजी होते हैं। दैट इज कार्य क्षमता बोल सकते हैं, बिल्कुल। वो इसलिए ताकि उनकी जो उंगलियां हैं उसका खिंचाव आए, उसमें पकड़ आए, ताकि बच्चा पेन पकड़ना सीख सके, किसी चीज को पकड़ना सीख सके। और जैसे वो चाहता है कोई भी स्किल डेवलप करना है तो सबसे पहले फिजिकल एबिलिटी जरूरी है। अभी मोटर क्षमता से कैसे फर्क पड़ता है? कई बार ये होता है कि जैसे फाइन मोटर स्किल अच्छे नहीं है तो बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छे नहीं आएंगे, वो जैसा चाहते हैं वैसा नहीं लिख सकते। उसमें क्या होता है, इवन फिजिकल अपीयरेंस में वैसा है, कुछ बच्चे दिमाग बहुत तेज चलता है, बहुत फास्ट होते हैं, लेकिन उनका बॉडी उनका साथ नहीं देता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो चलते चलते गिर जाते हैं, एग्जैक्टली जैसा वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लिखना है, दिमाग में आंसर बहुत बड़ा है, लेकिन वो उसको एग्जैक्टली लिख नहीं पाते क्योंकि उनके दिमाग और उनके हाथों के बीच में तालमेल नहीं बनता है। ठीक है, ये मोटर स्किल है। अभी जो बच्चा मोटर स्किल फेस कर रहा है, अभी इसमें प्रॉब्लम कहाँ कहाँ हो सकती है? कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे हैं जो जन्म से पहले किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनका बर्थ प्रीमेच्योर बर्थ हो गया। ठीक है, उन बच्चों को कई बार ऐसा होता है कि जैसे डॉक्टर वो कांच की पेटी में रखते हैं 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन। और एक मतलब मेरे कजिन थे, उनका बच्चा था, उसको जन्म होते ही कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो उसको 1 महीने तक वो ऐसे पेटी में रखा गया और उसको पैर से एक निडल लगा के और उसको बॉटल से चढ़ाया जाता था क्योंकि वो प्री मैच्योर था, थोड़े से प्रॉब्लम हो गए थे। अभी जन्म लेते से एक बच्चा, उसको महीने भर तक पैर में सुई लगी रही, अभी बच्चा चलना तो शायद
साल भर बाद खड़ा होना सीखता है, बैठना सीखता है। तो वो जो महीने भर तक जो सुई लगी रही, उसका इम्पैक्ट कब दिखा? जब वो बच्चा 5 साल का हो गया, चलना, मतलब जब बाकी सब बच्चे दौड़ने फिरने चढ़ने लग गए, तब उस बच्चे को चलते हुए भी एक पैर लंगड़ाता था। जब बच्चा छोटा होता है ऐसे चलता है, घर में समझ में नहीं आता, जब वो स्कूल में जाता है दूसरे बच्चों के बीच में होता है, उस वक्त समझ में आता है कि उस बच्चे में कहाँ तकलीफ रह गई। अकेला बच्चा हो तो शायद पेरेंट्स इतना नहीं समझ पाते, 2 बच्चे हो तो डिफरेंस समझ में आता है। तो क्लास के अंदर जब एक से ज्यादा बच्चे होते हैं तो वो डिफरेंस दिखाई देता है। तो वहां पे जाके पता चला कि उसको पैर में ये जो भी कमी रही है, वो इसलिए रही है क्योंकि जन्म के साथ उसके साथ ये प्रॉब्लम थी। तो ऐसी कोई भी वजह जो होती है, वो बड़े होने के बाद, स्कूल में आने के बाद, काफी सारी ऐसी तकलीफें हैं जो स्कूल में आने के बाद ही पता चलती है कि बच्चा कोई भी चीज क्यों नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दिमाग मेंटली कंप्लीट है, परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिजिकल फीचर शायद बच्चे कैसे हैं कि बच्चे को आंसर, आप उससे ओरल पूछिए बच्चा तपाक से जवाब देगा, लेकिन आप जब उसको लिखने को बोलते हैं तो बच्चे को कुछ नहीं आता है। आपके साथ ये होता है? आपके पास ऐसे बच्चे हैं? प्लीज यस या नो, आप कभी ऐसा कुछ फेस कर दिया? आप प्लीज डिस्कस कर सकते हैं तो करिए। पूजा जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ मैम, ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं हमारी क्लास में। मैम हमने भी देखा हमारे स्कूल में 5th जी। क्लास में एक ऐसा कहना चाहिए बच्ची है कि हाँ। उसको यानी कि कितना भी पढ़ाते रहते हैं टीचर लोग, मेहनत भी करते हैं, सब कुछ होता है, यहाँ तक कि हम उसको KG1 KG2 क्लास में भी उसको बिठाने की कोशिश की कि उस लेवल पे आ जाए, पर उसके दिमाग में नहीं आता है और वो सब भूल जाती है। उसके पीछे कोई ऐसी वजह रही होगी फैमिली में, हाँ, यदि आप। बचपन में उन्होंने कहा है कि बचपन से ही उसको ऐसी प्रॉब्लम रही है, प्री मैच्योर बेबी रही है, जिसके कारण से उसको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है और वो समस्या है उसके लिए। जी, इसमें एक चीज जो मतलब साथ देती है, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक बच्चा था, मतलब वो राजस्थानी फैमिली थे, वहां से अहमदाबाद शिफ्ट हुए थे, तो एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम उनको होता था, प्लस पेरेंट इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो मेरे पास आए, और बच्चा भी शायद मतलब जैसे एज एग्जैक्टली होती उसी वक्त डाल दिया। तो मुझे बोलते हैं वो इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है, हम क्या कर रहे हैं। मैंने उनको फर्स्ट स्टैंडर्ड रिपीट करवाने के लिए सलाह दी थी, उन्होंने मेरी सलाह मानी। उसने 1 साल बच्चे को पूरा रिपीट करवाया, और उसके बाद से सेकंड स्टैंडर्ड से ये था कि वो बच्चा हर साल क्लास में फर्स्ट आता था। तो कई बार ऐसा होता है कि यदि उन बच्चे को थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए, तो वो लोग ज्यादा अच्छे से उभर के आते हैं, क्योंकि वो जो उनका गैप है पहले वाला, वो कवर हो जाता है उसमें। क्योंकि जब आगे भेज देते हैं तो वो बर्डन को फेस नहीं कर पाते हैं। तो एक ये ऑप्शन हो सकता है कि उनको कहीं एक आध क्लास जहाँ पे हो सके रिपीट करवा लें। ठीक है, ओके। कोई और, किसी के पास कोई ऐसी बात है जो हम डिस्कस कर सकते हैं? किसी को कोई बच्चा ऐसा ध्यान आ रहा है? यस मैम, जी। मेरी क्लास में एक, उसको आता है लेकिन वो मतलब बोलने में पहचानने में प्रॉब्लम होती है। उम्र सेम है? हाँ आपने पेरेंट्स से कभी डिस्कस किया प्रॉब्लम क्यों है? मैम, किया है लेकिन कुछ उसका भी कंक्लूजन नहीं निकला। अभी तो जैसे करा ही रहे हैं उसके लिए। तो जैसे अगर अपन रिपीट करके लिखवाते हैं तो लिख लेता है, मतलब बोलते बोलते, लेकिन बीच में अगर वो छूट गया तो फिर बस पूरा गलत कर देगा। अच्छा, मतलब एक कंसंट्रेशन डिफिसिट है। जी मैम। हाँ जी, किसी एक चीज को एक बार यदि देख लिया, शुरू कर दिया, उसमें यदि दूसरी कोई चीज आ जाएगी तो वापस उस पे नहीं जा पाते हैं। यस मैम, जैसे कि अपन को जैसे 1 2 3 लिखा रहा है, अगर वो 5 तक लिख रहा है, हाँ। उसमें अगर टोक दिया तो वो फिर 6 नहीं लिख पाएगा, वो फिर से स्टार्ट करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, वो बच्चे जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, एक पूरी पिक्चर बनाते हैं। मतलब लाइन से शुरू से, जैसे 1 से चला वो 10 तक चलेगा, यदि कहीं पे हमने 4 पे रोक दिया तो अगेन उनको फर्स्ट से, क्योंकि वो एक स्ट्रिंग की तरह निकालते हैं, जैसे एक धागा होता है, हम उसको खींचते हैं, तो जैसे मोती उसमें लगे तो एक के बाद एक आएगा ना। वो लोग, उन यस लोगों मैम। की मेमोरी ऐसी स्ट्रिंग जैसी होती है, एक के पीछे दूसरी जुड़ी होती है।
आप कहीं बीच में से कुछ करने को बोलेंगे तो वो नहीं कर पाते हैं। यस अभी मैम। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, पेरेंट्स को थोड़ा सा बोलिए कि उनको ध्यान दे, और बच्चे को जिस चीज में इंटरेस्ट है, पढ़ाई की चीज लेके ना बैठे। आप खेल खिलौने की कुछ और बातें, कुछ और कार्ड्स हैं, कुछ है, मतलब जैसे ताश के पत्ते हैं, बच्चों के उनो कार्ड होते हैं, ऐसी दूसरी यस चीजें मैम। लेके बैठिए। कुछ अलग अलग कलर के फ्रूट्स के कार्ड, मतलब कुछ भी अलग चीजें, और उसमें बच्चों को कुछ बताइए, सिखाइए। जी इवन ये हो मैम। सकता है कि स्टोरी सुना सकते हैं उनको, है ना, 2 3 4 अलग कैरेक्टर लेके, इसकी स्टोरी उसकी स्टोरी, 2 2 सेंटेंस बताए, फिर किसी पुराने पे वापस चले जाइए, ठीक है, उसके बारे में पूछिए, फिर उसके 1 2 छोड़ के, मतलब अलग अलग जगह पे कैसे ध्यान देना। तो जब ये चीज ऐसी होगी जिसको बच्चा इंटरेस्ट लेगा, जैसे स्टोरी है या कोई बात है कि कोई पिक्चर है, तो वो जो उसका प्रॉब्लम है, मतलब उसको मेंटल एबिलिटी डेवलप होगी कि मुझे एक लाइन में ना देख के, एक चीज को ना देख के, अलग अलग चीजों को कैसे देखना, कैसे याद रखना। ये प्रैक्टिस जब एक बार होगी तो फिर आप उसको धीरे से पढ़ाई पर लेकर आ सकते हैं और उस पर ला सकते हैं। एज अ टीचर आप ये एक आध बार कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स को आप समझा सकते हैं, तो वो इसके लिए ज्यादा उनको एक्सरसाइज दे सकते हैं। घर पे ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारे काम होते हैं, उसमें बच्चा खेलते खेलते कर सकता है। तो ये थोड़े जी से मैम। यदि टेक्निकली उसको हैंडल करें तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट आ सकता है। यस मैम। Yes? आ, थैंक यू और मैम। कोई वेलकम, और कोई डिस्कस करना चाहेगा? देखिए, आप लोग बोलेंगे तो नए, मतलब प्रॉब्लम सामने आएंगे तो सॉल्यूशन मिलेंगे। मैम बोलूं? हाँ जी। मेरा बच्चा खुद, जिसका तालू नहीं था आधा उसको अच्छा। मैम इमला बोलती थी हिंदी की, तो उसको जो शब्द समझ में बोलता था वो वही लिखता था वो। तो मैम बहुत प्रॉब्लम आती थी, फिर हमने उसे बड़माला का अच्छी तरह से ज्ञान कराया। आज वो इतना है कि बहुत होशियार है मैम। जी। सेम, मेरे पास भी एक बच्चा था, उसका भी होठ और तालू दोनों का प्रॉब्लम था। मुझे उसकी मदर ने बताया था कि जब वो थेरेपी के लिए जाते हैं, तब उसको उसके टीचर ने कहा था कि जिस तरफ का उसका होठ और तालू नहीं है, उस तरफ का यदि वो नोज बंद कर दे, तो जो बाकी का आधा नोज है, उससे उसका जो मतलब आवाज है वो क्लियर आएगी। तो मेरी और उसकी आदत हो गई थी, मैं जब भी उसको पूछती थी, मैं अपनी एक तरफ की नोज बंद करके उससे बात करती थी, तो उसको याद आता था कि मुझे नोज बंद करके ही बात करना है, तो वो बिल्कुल सही उच्चारण करता था। तो एज अ टीचर यदि हमको प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन पता है तो हम उसको बहुत ज्यादा इम्प्रूव, और उस बच्चे ने बहुत इम्प्रूव किया था उसके बाद, जब उसकी इस एक प्रॉब्लम का छोटा सोल्यूशन मिल गया था, शायद बहुत इम्प्रूवमेंट आया था। मैम ये अब एक तो होता है जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है, वो सिर्फ उस हाफ पोर्शन को यदि बंद कर दे, तो जो मतलब ब्रीदिंग है वो कंप्लीट वाले पोर्शन से होगी, तो कंप्लीट आवाज बाहर आती है। क्योंकि यहाँ पे हाफ पोर्शन है तो वो आवाज बिगड़ जाती है, वो मैकेनिज्म कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए। सही बात है आशा जी। आई थिंक रूपाली जी ने लिखा है कुछ। रूपाली जी प्लीज आप अनम्यूट होके बताएंगे। हेलो मैम, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैम प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको आता सब है, क्वेश्चन भी बहुत करने आते, बट क्लास में कुछ नहीं बोलती। जब भी पेरेंट्स मीटिंग में जा तो एक ही शिकायत आती है स्कूल से कि कुछ नहीं बोलती क्लास में। मतलब कभी किसी से कोई बात नहीं होती है? ना, ना कोई फ्रेंड है, ना किसी से बात होती। मेरे यहाँ पे एक बच्चा है, अभी सेकंड स्टैंडर्ड में आया, लास्ट ईयर फर्स्ट में उसका एडमिशन लिया था, और हाँ, उसका मतलब मैंने पेरेंट्स से जब डिस्कस किया तब मुझे ये पता चला कि जब पहली बार नर्सरी में पहले दिन वो बच्चा स्कूल गया था, तो जो नर्सरी की टीचर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। और पहले दिन टीचर ने, मतलब बच्चे क्योंकि नर्सरी में संभलते नहीं है, सब रोते हैं, बैठने को तैयार नहीं होते, तो टीचर ने शायद स्ट्रिक्टली चिल्ला के बिहेव किया होगा। उस दिन से उस बच्चे ने स्कूल में बोलना बंद कर दिया है। आज वो सेकंड तक, 5 साल हो गए उसको स्कूल में पढ़ते हुए, आज तक वो स्कूल में एक भी शब्द नहीं बोलता है। टीचर से तो नहीं, शायद अपने पास बैठे बच्चे से बात कर लेगा, बट टीचर से जवाब नहीं देगा। एंड दिस इज कॉल्ड ऑटिज्म, इसको ऑटिज्म कहा जाता है, एक बीमारी है। ये एक सोशल बीमारी होती है, जब नॉर्मल कंडीशन में कोई इम्पैक्ट नहीं दिखता है। कई लोग आपने देखा होगा कि
अकेले बैठे हैं तो बहुत सारी बातें कर लेंगे, यदि दो लोग नए आ गए तो वो लोग बिल्कुल नहीं बोलेंगे, है ना। ये एक ऑटिज्म का सिम्टम होता है कि वो खुलते नहीं है किसी के भी सामने। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया उस बच्चे का रीजन कि वो जब नर्स में पहले दिन गया तब उसके टीचर थे। तो आप अपनी सिस्टर से पूछिए उसको क्या प्रॉब्लम है, क्यों खुल के नहीं बोलती। या तो उनको डर लगता है कि कोई उनका मजाक उड़ाएगा, कभी किसी ने कुछ बोला हो, किसी टीचर ने डांट दिया हो, या दूसरे बच्चों को देख के उनको एक की मतलब इंफेरिटी आ जाती है कि मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे बाकी सब है। मे बी एनी रीजन। क्योंकि घर पे पापा से, हमसे, भैया से, सबसे पूछती है, बट क्लास में कुछ नहीं बोलती है। आप थोड़ा और सा इंक्वायरी सिक्स करिए। क्लास में पहुंच गई है, सॉरी। 6 में पहुंच गई अभी तक, और जब भी जाओ तो एक ही क्वेश्चन है, मुंह नहीं बोलती है। आप उससे कारण कभी पूछा है आपने ऐसा क्यों है? कई बार पूछा है, कुछ नहीं बोलती है। या तो पीयर प्रेशर हो सकता है, मतलब आसपास कोई दोस्त ऐसे हैं जो ज्यादा स्मार्ट है और उसको कहीं ऐसा दिमाग में बैठ गया है कि मैं उनसे कमजोर हूँ। उसका एक चीज हो सकती है, वो किस चीज में अच्छी है। पढ़ने में, लिखने में, दोनों में ही अच्छी है। वो मार्क्स भी अच्छे लाती है। तो टीचर को बोलिए जब उसके मार्क्स अच्छे आते हैं क्लास में उसको थोड़ा सा स्पेशल अप्रिसिएशन, कि सबके सामने तालियां, थोड़ी सी उसकी तारीफ की, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो ताकि वो बोल सके। ये हो सकता है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो भी बच्चे ऐसे करते हैं, वो मार्क्स अच्छे लाते होंगे लेकिन उसने जो खोए मार्क्स उसको दिमाग में रहता होगा कि ये नहीं आया। जो मतलब जिनको थोड़ा सा ऐसा होता है दिमाग में तो वो नेगेटिव चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। तो शायद उनको अप्रिसिएशन एक चीज हो सकती है, या उसके साथ कोई ऐसे फ्रेंड बन जाए, कोई इसके साथ हो जो उससे पूछ सके, आपको ना बताए लेकिन शायद दोस्तों के सामने खुले। ठीक जी है, मैम। नहीं करके देखिएगा, फिर यदि प्रॉब्लम होती है तो हम फिर डिस्कस करेंगे इस बारे में और। ठीक है ठीक है मैम, धन्यवाद। जी। नेक्स्ट है लिंग भेद, जेंडर डिफरेंस। आपकी क्लास में आपने हमेशा देखा होगा बॉयज और गर्ल्स के बिहेवियर में डिफरेंस होता है, यस और नो? अग्री करते हैं सब लोग? यस। क्यों होता है? क्यों होता है? सब सब अग्री है, बॉयज गर्ल्स में टोटली डिफरेंस होता है। भगवान ने सिर्फ दो ही जाति बनाई है ना। हमने बहुत सारी जातियां बनाई कि भगवान ने सिर्फ दो ही बनाए, एक मेल एक फीमेल। उसके सारे रिश्ते भी इस तरह से बनाए, सारे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। माँ को बेटा ज्यादा प्यारा होता है, पापा को बेटी ज्यादा प्यारी होती है ना। बुआ को भतीजा प्यारा होगा, मामा को भांजी प्यारी होगी। हम मतलब इंटरडिपेंडेंस है, हमारे सारे रिश्ते में इंटरडिपेंडेंस है। अब जब बच्चा जन्म लेता है, यदि वो लड़का है तो उसका बॉडी 100% डेवलप है और ब्रेन 60 से 70% डेवलप होता है। लेकिन जब लड़की जन्म लेती है उसका ब्रेन 100% डेवलप होता है और बॉडी 60-70% डेवलप होता है। और ये डिफरेंस हमेशा रहता है। मैंने शायद पहले भी बताया, शायद किसी को पता हो, हमारे यहाँ जो शादी के वक्त लड़के की उम्र ज्यादा और लड़की की उम्र कम, ये एक रिवाज है। आप लोगों के वहां भी ऐसा ही होता है? यस मैम। यस। इसका रीजन ये है, मतलब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने हर कोई नियम बनाए तो उसके कारण है। उनका जो मेंटल लेवल होता है, क्योंकि बॉयज जो होते हैं वो मेंटल ग्रो जन्म के बाद करते हैं, गर्ल्स जो होती है मेंटल ग्रो जन्म से पहले होती है। तो उन दोनों के मेंटल लेवल का डिफरेंस है, उसको कम करने के लिए शादी में 1-2 साल का डिफरेंस रखा जाता है। अभी जब हम शादी में डिफरेंस रखते हैं लेकिन हम पढ़ाई में नहीं रखते हैं, 6 साल का लड़का या 6 साल की लड़की दोनों फर्स्ट में आएंगे, बट मेंटल डिफरेंस इज देयर। मेंटल डिफरेंस उनका दोनों का वहां पे रहता है। उसका इम्पैक्ट हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, 10th में लड़कियों ने बाजी मारी, 12th में लड़कियों का रिजल्ट 90%, 95% रहा। बहुत ऑब्वियस है वो होगा, क्योंकि वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन खेल में, क्रिकेट में आज तक मतलब
जेंट्स ही खेलते आ रहे हैं, इतने सालों से क्रिकेट खेला जा रहा है, हम सारे क्रिकेटर जानते हैं, हमको जेंट्स को ही पहचानते हैं। लड़कियां आप बड़ी मुश्किल से क्रिकेट में आई है। कोई भी स्पोर्ट्स बॉयज गर्ल्स का साथ में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उन लोगों की फिजिकल स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं है। फिजिकल स्ट्रेंथ में दोनों अलग हैं, इसलिए उनकी कंपैरिजन हो ही नहीं सकती। इसलिए हम जब भी स्पोर्ट्स डे करते हैं, बॉयज की रेस अलग होती है, गर्ल्स की रेस अलग होती है, बॉयज की कबड्डी अलग होती है, गर्ल्स की कबड्डी अलग होती है। होती है आप लोगों के यहाँ स्पोर्ट्स में बॉयज गर्ल्स का अलग रखते हैं? नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए, तभी वो फेयर होगा, नहीं तो लड़कियां हमेशा हारेगी। रखते हैं आप लोग अलग अलग? यस रजनी जी। जी, हम इसी वजह से ये होता है। हम यही कारण है कि हम उनका, क्योंकि उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ अलग होती है, हम फिजिकल एक्टिविटीज अलग रख लेते हैं, लेकिन मेंटल एक्टिविटी हम नहीं कर पाते अलग। हम सबको एक ही क्लास में पढ़ाते हैं। और इसलिए आपकी क्लास के अंदर जब आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो रीजनेबल क्वेश्चन गर्ल्स के ज्यादा आएंगे, बॉयज के क्वेश्चन बड़े अजीब से आएंगे, है ना? वो डिफरेंस आपको वहीं पे क्लास में दिखाई देगा। तो इस डिफरेंस को हमेशा ध्यान में रख के जब हम पढ़ाते हैं, तो आपको यदि लड़का 2 बार कोई चीज पूछता है तो आप प्लीज आप बताइए, क्योंकि हो सकता है कहीं वो बाकियों से उम्र में बराबर होगा लेकिन मेंटल लेवल में शायद पीछे हो। उनके वे ऑफ वर्किंग जैसे काम करते हैं, क्योंकि लड़कियों की फाइन मोटर स्किल अच्छी होती है, लड़कों की ग्रॉस मोटर स्किल अच्छी होती है। दौड़ना कूदना लड़के अच्छा कर लेंगे, लेकिन कोई बारीक काम है तो वो लड़कियां ज्यादा अच्छे से करेगी। ये एक डिफरेंस रहता है इनके अंदर। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक स्थिति। बहुत सिंपल है, हम सब लोग समझते हैं इसको। अ, जो भी बच्चे का बैकग्राउंड है, जिस फाइनेंशियल एरिया से वो आ रहा है, उसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलता है उसके हर चीज पे। क्योंकि कई बार पेरेंट्स ऐसा होता है कि जो चीजें बच्चों को चाहिए अवेलेबल करवाना, वो सारा करवा नहीं पाते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कुछ प्रोजेक्ट दिया तो एक बच्चा है जिसको सारी चीजें अवेलेबल हो गई, उसने कर लिया और उसको कंसेप्ट क्लियर हो गए, लेकिन दूसरा बच्चा शायद वो चीजें नहीं कर पाया, तो उसके कंसेप्ट शायद कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए एज ए टीचर हमको ये ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम कुछ काम दे रहे हैं, कुछ ऐसा दे रहे हैं, तो जितना हो सके इकोनॉमिकल बर्डन कम हो, वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है? क्योंकि उसका इम्पैक्ट बच्चों की पढ़ाई पे और उनके परफॉर्मेंस पे जरूर देखने को मिलता है। उसके अलावा भी इकोनॉमिकल डिफरेंसेस क्लास में इम्पैक्ट बहुत होता है। हम लोग जो यूनिफॉर्म का सिस्टम होता है स्कूल में, उसकी वजह भी एक यही है कि जब बच्चे सारे एक जैसे कपड़ों में होंगे तो कोई उस चीज की तरफ ध्यान नहीं देगा, वो कंपैरिजन उनके दिमाग से चला जाएगा। वो लोग सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देंगे, क्योंकि सारे वहां पे एक जैसे कपड़ों में एक जैसे। तो सब में समानता लाने के लिए, कि उनके जो ऊंच नीच के डिफरेंसेस उसको हटाने के लिए हम ये करते हैं। कई स्कूलों में तो इवन स्कूल बैग भी वहीं से मिलता है। खैर ये जरूरी नहीं है, बट उसका भी इम्पैक्ट, क्योंकि जो बच्चा बहुत पैसे वाला है तो वो बहुत बड़ा बहुत अच्छा कंपास, बहुत अच्छी पेंसिल्स वो लेकर आएगा और वो दूसरों को दिखाएगा, और जिस बच्चे के पास नहीं है उसके दिमाग में पढ़ाई के वक्त वो चीजें चलेगी कि मेरे पास वैसी पेंसिल नहीं है, मेरे पास वैसा इरेजर नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी उनकी पढ़ाई पे इम्पैक्ट डालती है, आपके क्लास के माहौल पे इम्पैक्ट डालती है। ठीक है? आप आई थिंक आप भी फेस करते होंगे ये चीजें कि कोई एक बच्चा कोई एक चीज ले आया क्लास में, तो उसको देखने में सारे लोग बिजी है, और उसके बाद उस पर डिस्कशन चलता है और क्लास डिस्टर्ब होती है। होता है? यस और नो? यस मैम। यस। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट करनी होती है कि स्कूल के अंदर ऐसी कोई चीज ना भेजे, जितना हो सके सिंपल रहे, ताकि पूरी क्लास एक जैसी रहे। ठीक है? नेक्स्ट है रुचि, इंटरेस्ट। कोई एक बच्चा मैथ्स में इंटरेस्टेड है तो वो मैथ्स में बहुत अच्छा पढ़ेगा, आप मैथ्स टीचर से पूछो तो उनके लिए वो बच्चा बहुत अच्छा है। बट उसको लैंग्वेज में बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो शायद पास होना मुश्किल हो जाएगा। किसी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क होते हैं, दूसरे में बिल्कुल नहीं। इट इज मैटर ऑफ इंटरेस्ट। बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, अब इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है? मुझे आप कोई रीजन दे सकते हैं? कोई भी? ज्योति जी? बच्चा क्यों इंटरेस्ट नहीं लेगा?
क्या रीजन हो सकते हैं? ऐसा भी रहता है जैसे अपन कोई भी चीज पढ़ा रहे हैं उसकी या और अदर सब्जेक्ट में रुचि रहती है, जैसे मैथ्स में वो रुचि नहीं ले रहा है, हिंदी तो हिंदी पढ़ना उसको अच्छा लगता है, इंटरेस्ट लेगा वो। मतलब हर स्टूडेंट ऐसा नहीं रहता कि वो सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान एकाग्र करके पढ़े, कोई रहता कोई इंग्लिश रहता। आपको इसका कोई रीजन दिखाई देता है? क्यों ऐसा कोई रीजन समझ में आता है? इसमें रीजन ये हो सकते हैं, एक रीजन टीचर खुद हो सकते हैं, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है बच्चों को एक ही सब्जेक्ट है, जब एक टीचर आती है तो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, लेकिन उसी सब्जेक्ट को पढ़ाने जब कोई दूसरी टीचर आती है तो बच्चे उसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं, 12th स्टैंडर्ड के अंदर एक दिन मुझे प्रॉक्सी मिली थी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की। मैं उनको अकाउंट्स पढ़ाती थी, लेकिन उस दिन इकोनॉमिक्स की प्रॉक्सी मिली। मैं गई क्लास में, मैंने इकोनॉमिक्स की बुक खोली, उनका चैप्टर देखा और मैंने पढ़ाना शुरू किया। क्लास का सबसे बदमाश बच्चा, जिसकी हमेशा कंप्लेन आती थी, 12th का बच्चा, मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा किस तरह से बिहेव करता होगा, बहुत बदमाश बच्चा, अब कभी किसी टीचर को पढ़ाने नहीं देता था। 35 मिनट वो अपनी जगह से नहीं हिला है। मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। एट द एंड ऑफ पीरियड मैंने उसको खड़ा किया, मैंने कहा क्या बात है, आज आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? मैंने कहा आप ऐसे तो हमेशा बहुत बोलते हैं, बहुत आज मतलब आप कोई मतलब ऐसे जस्ट वो ऐसे बैठ के सुन रहा है मुझे। बोलता है मैडम इकोनॉमिक्स भी इंटरेस्टिंग होता है, वो मुझे आज पहली बार पता चला। अदरवाइज जो टीचर इकोनॉमिक्स पढ़ाती थी उनके पीरियड में वो लिटरली सो जाता था। तो टीचर भी एक रीजन हो सकते हैं, या उस सब्जेक्ट से रिलेटेड बच्चे का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है, वो भी उसका रीजन हो सकता है। तो अपने सब्जेक्ट को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना, ये टीचर का काम है। डिफरेंट एक्टिविटीज, ऐसे काम ऐसे करिए कि बच्चों को इंटरेस्ट आए। कई बार ऐसा होता है, कुछ जैसे मैं एसएस पढ़ाती हूँ, एसएस थोड़ा सा लेंथी सब्जेक्ट होता है, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, लेकिन मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते हैं। वो हमेशा इंतजार करते हैं कि मैम आप आएंगे, आप पढ़ाएंगे तो हमको कुछ नया जानने को मिलेगा। और उनको मतलब इतने सारे क्वेश्चन होते हैं जब हम कोई एक चीज बताते हैं, और मैं जब जो ज्यादा मतलब टॉपिक ऐसा होता है कि बहुत बोरिंग है, मैं उससे रिलेटेड कुछ चीजें कुछ बातें ढूंढ के बच्चों के साथ, और एग्जाम्पल ऑलवेज उनके लेवल के, उनके इंटरेस्ट के। आज मैं, जैसे मैंने आपको बताया, 6th स्टैंडर्ड में मैं प्रिमिटिव मैन पढ़ा रही थी, तो मैंने पढ़ाने से पहले उसके अंदर क्लाइमेट चेंज के बारे में आया। मैंने बच्चों से पूछा आइस एज मूवी कितने बच्चों ने देखी है? आप मुझे बताइए, आप में से आइस एज मूवी कितने लोगों ने देखी है? आपने देखी है आइस एज? विवेक जी ने देखी है। और किसी ने नहीं देखी है? प्लीज आपको देखनी चाहिए, और ऐसी चीजें देखनी चाहिए जिसका एग्जाम्पल आप बच्चों को दे सके। मैंने अपने बच्चे के साथ नोबिता, वो जो आता था डोरेमोन सीरियल, हर एक एपिसोड, शिनचैन हर एक एपिसोड, एस्ट्रिक, टिंटिन, मतलब हर चीज, कोई भी कार्टून या कोई भी मूवी ऐसी नहीं है जो मैंने छोड़ी हो। वो हैप्पी फीट हो या बेबीज डे आउट हो, हर चीज। तो जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट होता है, यदि उसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आप अपने एग्जाम्पल उसमें से दे सकते हैं। तो जब मैंने आइस एज के बारे में आधी क्लास में देखी थी, और जब मैंने उसके बारे में समझाया कि जैसे आइस एज में देखा, उसमें आइस पिघल गई, जब जमीन सामने आई, नई घास उगी, और जो डिफरेंसेस आए, तो जो बच्चे ने देखा है वो उसको बहुत जल्दी रिलेट कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो बच्चों को अपनी क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको उनके लेवल पे जाना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो नहीं सुनेंगे आप, मतलब किसी नॉवेल की या किसी पोएट्री की या किसी पोएट की बात करेंगे तो उनको मजा नहीं आएगा। आपको उनके लेवल पे उतरना पड़ेगा, तो आपका इंटरेस्ट वो होना चाहिए जो उनका इंटरेस्ट है। मैं बच्चों के साथ अभी भी, जैसे हम यूट्यूब की बातें करते हैं, तो
किसको वो लोग फॉलो करते हैं, इंस्टाग्राम पे किसको देखते हैं, मैं बहुत सारी बातें करती हूँ। तो जो बच्चे देखते हैं वो तुरंत जवाब देते हैं। जैसा लेवल होगा, क्लास होगा, वैसे बच्चों का इंटरेस्ट होगा। 6-7 को जब आप पढ़ाते हैं तो आप उनसे इस तरह की बात कर सकते हैं। एक डिस्कवरी चैनल, और ये काफी बच्चे देखते हैं, उसके काफी सारे प्रोग्राम मैं बच्चों से डिस्कस करती हूँ जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। तो जब आप उनके किसी एक इंटरेस्ट को समझ सकते हैं और उस पर डिस्कस करेंगे, तो आप उनमें नए इंटरेस्ट अपनी तरफ से भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों को मतलब ऐसी चीजें बता के फिर मैं बच्चों को बताती हूँ कि टिंटिन आप जरूर देखना। टिंटिन एक कार्टून कैरेक्टर था, उसके ऊपर एक मूवी बनी है, कुछ एक एपिसोड्स भी बने थे। और वो एक मतलब जासूस होता है। जासूस है इसलिए कैसे ब्रेन का यूज करना, कैसे डिफरेंट टेक्निक्स, उसमें बहुत सारी चीजें। तो वहां बच्चों का ब्रेन पावर बहुत अच्छे से बढ़ता है, किसी चीज को कैसे समझना, कैसे रिएक्ट करना। तो मैं बच्चों को ऐसी चीजें फिर अपनी तरफ से सामने से देती हूँ कि आप इसको देखिएगा, आप इसको देखिएगा, आप इसको देखिएगा। तो हम बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं इस तरह से। तो बच्चों के इंटरेस्ट पे जाइए और कुछ इंटरेस्टिंग उनके लिए लेकर जाइए ताकि वो उसको देखे। ठीक है। मेरे 2-3 पॉइंट है, मैं उसको कवर करती हूँ, फिर मैं आप सबसे कुछ एक क्वेश्चन मेरे पास है। प्लीज जितनी आप आज हमने बातें की उसको लेके आपके पास जो एक्सपीरियंस है उसके साथ रेडी रहिएगा। आ, भावात्मक भिन्नता, इमोशनल डिफरेंसेस हर बच्चे में होता है, और हर दिन नया इमोशन होता है। यदि घर से मम्मी ने टिफिन में कुछ खाना उसका पसंद का नहीं भरा, तो बच्चे का बिहेवियर क्लास में डिफरेंट होगा। मतलब हर एक चीज से, आज घर पे मेहमान आए थे, मतलब नानी आई थी, वो चली गई, तो बच्चे को स्कूल में मजा नहीं आ रहा है। बहुत मम्मी पापा नॉर्मल की डांट चीज खा है। के आया है तो जी मम्मी पापा की डांट खा के आया है तो भी इसका मूड चेंज रहेगा। जी जी बिल्कुल। उसका इम्पैक्ट आपकी क्लास में बहुत होगा, उसकी पढ़ाई पे डेफिनेटली होगा। अब मेरे पास ऐसा होता है, फर्स्ट सेकंड के बच्चे, कल ही एक बच्ची आई रोती हुई, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोलती है मुझे मम्मी की याद आ रही है, और रोना चालू। मैंने कहा चलो मैं भी आपके साथ मिलके रोती हूँ, क्योंकि मैं तो मेरी मम्मी से 6 महीने से नहीं मिली हूँ, और मेरी मम्मी तो 200 किलोमीटर दूर रहती, चलो हम दोनों मिलके रोते हैं। वो हंसने लगी उसको क्लास में भेज दिया। तो आप उसको डांटना या कुछ और बोलना, उसकी जगह उसके साथ अपने इमोशन को मैच करिए। वो रो रही है, मैंने कहा आप कब मिले अपनी मम्मी से, सुबह मिले, मम्मी बस तक छोड़ के गई। भैया मेरी मम्मी 6 महीने से नहीं मिली, वो बहुत दूर है, अब क्या करूं मैं। तो उसको लगता है हाँ मेरी तकलीफ छोटी है, मैम की तकलीफ ज्यादा बड़ी है। तो उसको लगा ठीक है मैं अच्छी कंडीशन में हूँ, मैं 2-4 घंटे में मिल लूंगी। तो इमोशनल जब बच्चे प्रॉब्लम क्रिएट करते तो उसके सॉल्यूशन भी कुछ इमोशनल होने चाहिए। उनके इमोशनल लेवल पे रहिए, है ना। उसको डांटने की बजाय वहां पे आपको थोड़ा सा टेक्निकली उसको हैंडल करना होगा, तो आपका क्लास आपके कंट्रोल में रहेगा। कई बच्चे होते हैं खुश मिजाज होते हैं, वो ओपनली बोल देते हैं। कई बच्चे हैं दिमाग बहुत तेज है, बहुत शार्प है, जैसे अभी हमने रूपाली से डिस्कस किया, लेकिन इमोशनल कहीं पे उनको प्रॉब्लम है तो वो कभी भी अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पाएंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, लड़कियां बड़ी है, 6-7 में है, अभी उनको कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो टीचर से बताने में घबराती है, वो अपने फ्रेंड्स को बताती है, फिर उसकी फ्रेंड्स आके हमको बोलेगी मैम उसको वो प्रॉब्लम है, फिर हम उसको बुलाएं और फिर हमको उसको हेल्प करें। तो इमोशनली थोड़ा सा हमको खुल के आना पड़ता है। मैं जब जैसे साल शुरू होता है तब मैं स्पेशली 6-7 की गर्ल्स का एक अलग से मीटिंग करती हूँ, उनसे बहुत सारी बातें डिस्कस करती हूँ, उनको फेस होने वाले प्रॉब्लम डिस्कस करती हूँ, ताकि और उनको क्लियर मैंने बताया हुआ है कि भाई आपको जब कभी भी कोई ऐसा प्रॉब्लम फील होता है, आप बेझिझक मेरे पास आइए और मुझसे बात करिए, ताकि मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। तो जब वो मीटिंग हो जाती है उसके बाद बच्चियां मेरे पास आराम से आती है, अदरवाइज उनको शुरुआत में प्रॉब्लम होती है। तो वहां हमको थोड़ा सा कब कहाँ किसको कैसे सपोर्ट करना है, एज अ टीचर वी शुड नो एंड वी हैव टू गिव। व्यक्तित्व भिन्नता, पर्सनालिटी डिफरेंसेस। कुछ एक्सट्रोवर्ड होते हैं, बहुत ओपन रहते हैं, कुछ इंट्रोवर्ड होते हैं, कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जब तक आप नहीं बुलाएंगे वो नहीं बोलेंगे, और एक बार आपने बुला लिया तो उसके बाद उनको रोकना मुश्किल। मतलब एज अ टीचर आपको क्लास में पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कब कैसे बिहेव करेगा, इससे कैसे काम निकलवाना,
यदि आप उसकी पर्सनालिटी को जानते हैं कि इसको इस चीज में इंटरेस्ट है, यदि हमने ये बात पूछी है, ये क्वेश्चन पूछ लिया तो इसमें जवाब देंगे, देन वो चालू हो जाएगा। सो एज अ टीचर यू शुड नो। मेरे 6 स्टैंडर्ड में एक बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा बोलता है, और सेंटेंस फॉर्मेशन जो उसका है ना, वो बहुत अच्छी हिंदी, बहुत मतलब जैसे बड़े लोग अपनी बात जमा जमा कर बोलते हैं, बच्चों की तरह नहीं बोलता, वो बड़ों की तरह बोलता है। तो जब उसको थोड़े दिन तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब उस बहुत ज्यादा हो गया तब मुझे उसको डांटना था। तो मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ा, क्योंकि यदि मैं उसको उसी तरह से डांटूंगी जैसे छोटे बच्चों को डांटती हूँ, तो शायद मैंने उससे कहा कि देखो बेटा, आप बहुत समझदार हो, आप क्लास में सबसे पहले जवाब देते हो, लेकिन मुझे एक बात बताओ कि क्लास में इतने सारे बच्चे हैं, उसमें यदि मैं एक कोई हर बार पूछूंगी तो बाकी बच्चों के क्वेश्चन कब मैं देखूंगी, कब सुनूंगी, और बाकी बच्चों को मौका कब मिलेगा। तो बोलता है मैडम, ये भी आपकी बात सोचने लायक है, सही है, मैं समझता हूँ। ये उसका आंसर है। आप सोचिए वो कितने लंबे सेंटेंस कैसे बोलता है। मैंने कहा यदि आप समझते तो अगली बार मैं अपेक्षा रखूंगी आप कम बोलेंगे, बाद में पूछेंगे, सबसे आखिरी में हाथ ऊपर करेंगे। तो बोलता है ठीक है मैम, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगा। तो जो जैसे होता है उसको वैसे हमको ट्रीट करना है, ठीक है। जिसका जैसा पर्सनालिटी है उसको वैसे ट्रीट करिए। मेरा नेक्स्ट है अनुभूति में भिन्नता। अनुभूति में भिन्नता मतलब परसेप्शन, कोई भी किसी चीज को कैसे देखता है और समझता है, ठीक है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? 6 यस बिल्कुल। अभी इसी को मैं देख रही हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है? 9 ही दिख रहा, उल्टा 9 ही दिख रहा। परसेप्शन है, कौन किस तरफ से देख रहा है। हम टेबल के इस तरफ होते हैं, बच्चे टेबल के उस तरफ होते हैं। हम यदि उनकी तरफ से जाके देखेंगे तो हम उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। आई होप मेरे इस एग्जाम्पल से सबको क्लियर हो गया। मैं आप लोगों के फेस देख के समझ सकती हूँ कि आप सबको कंसेप्ट क्लियर है मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तो मैं इस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरमेंट। किस वातावरण से बच्चा आ रहा है उसका इम्पैक्ट आपकी क्लास के ऊपर होगा। यदि उसके घर के अंदर उसको प्रॉपर सम्मान मिलता है, मतलब प्रॉपर बातचीत सुनी जाती है उसकी, उसको कोई निग्लेक्ट नहीं करता है, तो उसका बिहेवियर क्लास में उस तरह का होगा। लेकिन दूसरा बच्चा कि जिसको घर में निग्लेक्ट करते हैं, कोई सुनता नहीं है, या उसको बड़ा नहीं, मतलब एज अ पर्सन ट्रीट नहीं किया जाता, ये तो बच्चा है, तुम चुप रहो, तुम अभी मत बोलो। जिस पेरेंट की आदत है बच्चों को ये बोलने की, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल आपको क्लास में दिख जाएगा कितना लो है। आप समझ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं उनके पेरेंट्स का डिफरेंस, और जिस घर में मतलब हम लोग, जब मैं हमेशा बोलती हूँ हम एक ट्रांजिशन पीरियड में है, हमारे पास जो बच्चे आते हैं उसमें 50-60 या शायद उससे भी ज्यादा परसेंट बच्चे ऐसे हैं जो उस फैमिली से आ रहे हैं जिसमें कोई पढ़ा लिखा नहीं है या इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा है। यदि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो वो लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, उनके पेरेंट वो शायद हिंदी मीडियम या किसी और मीडियम में पढ़े और आप बच्चे को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, है ना। तो हम लोग जो टीचर है वो ऐसे ट्रांजिशन पीरियड वाले टीचर हैं जिसके पेरेंट्स नहीं पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो उन बच्चों के अंदर हमको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। एम आई राइट? अग्री करते हैं आप भी शायद पेरेंट्स से मिलके फेस करते होंगे। यस मैम। यस यस मैम। तो उस एनवायरनमेंट का जो इम्पैक्ट है वो क्लास के अंदर ना आए, इसलिए आपको क्लास के अंदर बच्चों को, कि हम क्लास में इस तरह से बिहेव करते हैं, हम क्लास में ऐसे करते हैं, आप इस उम्र में ऐसे बिहेव करेंगे, आप अपनी तरफ से उनको सिखाइए। जब भी किसी का व्यवहार आपको ऐसा लगता है तो हमको ये चीज उनको बतानी है, ठीक है। लास्ट मेरा पॉइंट है प्रतिभा और योग्यता। इसको जैसे मैंने पहले कहा बताया था ऊपर कि बच्चों की कोई उपलब्धि होती है, वैसे ही बच्चों की कुछ प्रतिभाएं होती है। कोई बच्चा किसी चीज में बहुत अच्छा है, सपोज उसके मैथ्स अच्छा है उसका, यदि एक साइड प्रॉपर काम कर रहा है, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, टेबल बहुत अच्छे से लर्न है, तो बच्चा उस क्लास में बहुत अच्छे से खुल के आएगा। लेकिन यदि उसको इंग्लिश के स्पेलिंग याद नहीं रहते हैं तो वही बच्चा इंग्लिश क्लास में सबसे डम्प होगा। ड्राइंग में कोई बच्चा बहुत अच्छा है, कोई बच्चा सिंगिंग में बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा होता है, जैसे मेरे पास लास्ट ईयर एक बच्चा था,
लीडरशिप क्वालिटी उसकी A1, उसको क्लास कंट्रोल करने के लिए बोल दो, टीचर से ज्यादा अच्छा क्लास कंट्रोल उसका था। लेकिन उससे यदि एक क्वेश्चन पूछ लो तो उसका आंसर देना उसके लिए बहुत मुश्किल था, उसको याद नहीं रहता था। हो सकता है शायद पढ़ाई में बच्चा इतना अच्छा ना हो, लेकिन उसकी अदर क्वालिटीज बहुत अच्छी हो। तो ऐसी प्रतिभाएं जो होती है, उस प्रतिभा को निखार के, और उसके बाद मैंने उसको मॉनिटर बनाया था और मैंने कहा था क्योंकि तुम मॉनिटर हो, तुमको बाकी सब बच्चों से आना चाहिए, तुम फेल नहीं हो सकते, तो अभी तुमको उसके लिए काम करना है। तो हमको उनकी प्रतिभा का उपयोग उनकी पढ़ाई के लिए कैसे करना, ये हमको सोचना है। तो हर एक की प्रतिभा को पहचानना और उसके हिसाब से उनको हैंडल करना, ये टीचर का काम है। किसकी क्या प्रतिभा है वो हमको ढूंढना है, पता लगाना, और उसका कैसे उपयोग करना है अपनी कक्षा में, ये हमको सोचना है। ठीक है। मैं आज यहीं पे खत्म कर रही हूँ। अभी मेरे आप सबसे मैं सबसे क्वेश्चन पूछूंगी, मेरा क्वेश्चन क्लियर है। आज हमने जितने इंडिविजुअल डिफरेंसेस या व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में बात की, आप क्लास में फेस करते होंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है क्लास में, आपको लगता है इन सारे पॉइंट्स में कोई आता है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और यदि आपने कुछ का कोई यूनिक सॉल्यूशन निकाला है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी सब भी उसको सुने। ठीक है। सजल जी, मुझे आपकी मदद चाहिए, आप एक बार लाइन से सबको प्लीज। जी मैम। जी। इनवाइट करें मैम? हाँ जी, प्लीज इनवाइट करिए। ओके। हाँ, पहले आशा रेकबर बेयरंगना पब्लिक स्कूल, आप अनम्यूट कीजिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आशा मैम। जी बोलिए मैम। प्लीज कोई लेफ्ट मत करिएगा, ये जो आखिरी मिनट्स है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि हमको पता चले कि आपने कितना समझा और हम क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। जी आशा जी। मैम कई प्रॉब्लम आती है बच्चों के साथ, तो जैसे जैसे बच्चा, आज हम, हाँ। जैसे मैथ पढ़ा रहे हैं मैम, तो बच्चा है कोई होशियार है तो वो बहुत फुर्ती में करके लेके आता है कॉपी, तो मैम वहां भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो जल्दी कर लेता है अपना होमवर्क, क्लास वर्क, और फिर बस वही डिस्टर्ब करता है क्लास को। मैं उसका एक सॉल्यूशन बताऊं? जी मैम। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स एक्स्ट्रा आपके पास होनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा बुक या कुछ ऐसा लेकर जाइए कि जिस बच्चे ने पहला कर दिया उसको आपके टेबल के पास खड़ा करके नया प्रॉब्लम दे दीजिए। ओके उसको मैम। बोलिए क्योंकि आपने कर लिया पहले, इसलिए ये आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा है कि आपको एक और करने को मिल रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ पजल हो, कुछ ऐसा हो, टेबल पे रख दीजिए और उसको कर दे दीजिए। चाहे दो ओके चार बच्चे ही ऐसे निकलेंगे, बट ये उसका बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है आशा जी। इसके बाद है अनुजा तिवारी जी, बीना सिंह जी। मैम आप अनम्यूट कीजिएगा। अनुजा जी। जी मैम। शायद नेटवर्क इशू लगता है उनका। इसके बाद है कंचन चौरसिया जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। जी कंचन जी, हमारी वॉइस पहुंच रही है आपके यहाँ तक? जी मैम। लगता है मैम नेटवर्क इशू है वहाँ पर। हाँ जी। हाँ, नंदिनी विश्वकर्मा बीरंगना पब्लिक स्कूल झांसी। जी मैम, आप अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। नंदिनी विश्वकर्मा जी। दिलीप पंथी जी, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, विद्यायतन स्कूल मीना। यस सर। मैम जब किसी क्लास में जब बच्चों को टीचिंग के लिए जाते हैं
तो कुछ बच्चे हमारी प्रतिक्रिया में ऐसे भी हैं जिनको यदि पढ़ाया जाए या किसी भी सब्जेक्ट पर होमवर्क दिया जाए तो बच्चे कभी कभी होमवर्क करके नहीं लाते। मतलब ये समझो कि 50% बच्चे होमवर्क करके लाते हैं बाकी फेयर कॉपी का, और बाकी के बच्चे नहीं करते हैं। जैसे अपन कोर्स में किसी आगे का टॉपिक करवाना हो तो जो जिन बच्चों ने किया है वो तो अपना वर्क कंटिन्यू करते हैं, और पर जिन्होंने नहीं किया है तो उनकी वजह से अदर बच्चों का भी लॉस होता है उनके पीछे। क्योंकि जिन बच्चों ने अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है उन बच्चों को फिर से कराने में उतना टाइम इन्वेस्ट जाता है। तो कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जिनका कई बार होमवर्क देने के बाद भी नहीं करते बच्चे, और उनसे हाँ शायद देखिए पेरेंट्स भी घर पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि जी इस द्वारा उनके पेरेंट्स को भी कई बार ये खबर दे दी जाती है कि आपका बच्चा समय पर वर्क नहीं कर रहा है, तो आप जी घर पे थोड़ा ध्यान दें। दिलीप जी, मेरे यहाँ भी ये प्रॉब्लम होती है। मेरे टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों का टाइम टेबल चेक करते हैं, क्लास में टाइम टेबल लगा होता है, उनके ड्राइंग जी पीरियड, उनके पीई पीरियड, उनके लाइब्रेरी पीरियड और जी हमारे मैडम। एक्टिविटी पीरियड होता है। एक्टिविटी पीरियड, ये पीरियड बच्चों को छोड़ते नहीं है। वो अपनी जिस जी क्लास में जाते हैं, टीचर उन बच्चों को अपने साथ लेकर जाते हैं, वहीं उस क्लास में उनको अपने सामने नीचे बैठाते हैं और उनको अपना काम कंप्लीट करवाते हैं। तो जब जी बच्चा मैडम। एक बार अपना कोई पीरियड का लॉस होगा, जहाँ जब खेलने जाना है या लाइब्रेरी जाना है, एक्टिविटी जाना है और होमवर्क जी करना पड़ा, तो बच्चा दूसरी बार से कंप्लीट रखेगा फिर। नहीं, इसमें क्या है आप फिर उन बच्चे का जैसे अदर कालखंड लगता है, अदर पीरियड लगता है, तो उसमें उस विषय सब्जेक्ट्स का उसमें लॉस होता है अगर ऐसे बच्चों नहीं, को मैं वही लेकर। बता रही हूँ, कौन सा लॉस चलेगा। हाँ, इस पर मैडम गेम्स इस का पर पीरियड है, हाँ इस गेम्स का पीरियड यदि कहीं और है, उस वक्त आप किसी और कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो आप उसको अपने साथ अपनी कक्षा में ले जाइए और वहां जी उसको मैडम। सामने बिठा दीजिए। हाँ मैडम, उसमें बच्चों के साथ जैसे एक्टिविटीज का पीरियड हो या गेम्स का पीरियड हो, उसी टाइम में बच्चों को वो एक्टिविटीज ना करा के या गेम ना खिला के हाँ जी ये कवर कराया जाता है। जी बाकी पीरियड्स वाले उसमें उसका लॉस नहीं किया, हाँ वरना जी पीरियड्स वाले में उस पर बच्चे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जी, उसका दूसरे नुकसान होगा, वो नहीं करना है। उसके हाँ अलावा जैसे हमारे यहाँ पे एक सैटरडे टाइम होता है कि बच्चे कम टाइम के लिए आते हैं लेकिन टीचर ज्यादा टाइम रहते हैं। तो जो हाँ बच्चे ऐसे होते हैं, टीचर उनको उस दिन सैटरडे को, मतलब बाकी बच्चे 11:30 छूट जाते हैं लेकिन टीचर 1 बजे, तो 1.5 घंटा उनको एक्स्ट्रा मिलता है, तो हम उस दिन सैटरडे के दिन बिठा के उनको काम पूरा करवाते हैं। तो जी मैडम। यदि आपके पास स्कूल में कोई ऐसी गुंजाइश है जी है। जी, तो ऐसा कर सकते हैं हम। जी मैम मैडम। मैं करती करती हूँ ओके मैम। सैटरडे के दिन ही वर्क कराती हूँ बच्चों को। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू दिलीप जी। वेलकम मैम। इसके बाद है इनफ्लेक्स हॉट 9 प्रो के नाम से डिवाइस शो हो रही है। आप अपनी डिवाइस को रीनेम कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा मैम के लिए। इनफ्लेक्स हॉट 9 प्रो, ये हमारी वॉइस पहुंच रही है आपके यहाँ तक, तो आप प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। वही सब जी नहीं नहीं, हम तो मीटिंग में हैं जी। इसके बाद है हमारे आप साथ प्लीज में अनम्यूट करिए। बच्चा है। आपकी स्क्रीन पे जो माइक है उसको टैप करिए प्लीज, आप अनम्यूट हो जाएंगे। तो माइक का निशान शो हो रहा होगा, उस पर टच कीजिएगा आप। चलिए आप करते हैं, तब तक हम किसी और से बात कर लेते हैं। पूजा सजल, पूजा साहू, फूलचंद कॉन्वेंट स्कूल घुमारा, आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। हेलो मैम। हाँ जी। मैम आपका क्वेश्चन क्या था? आ, आज जैसे हमने जितने डिस्कस किए, ऐसे कोई बच्चे आपकी क्लास में हैं जिसमें आप प्रॉब्लम फेस करते हैं, और यदि आपने कोई यूनिक सोल्यूशन ढूंढा है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा मैम, हम ये बोल रहे थे, हमारी जो क्लास के मतलब जितने भी बच्चे हैं पढ़ने में सब एक्टिव हैं, सब मतलब 2 या 3 बच्चे हैं ऐसे, मतलब ऐसे हैं जो उनको आता नहीं है, तो मतलब उनको उन पे मतलब ज्यादा ध्यान देते हैं हम। क्या करते हैं आप उनको करवाने के लिए? पढ़ाते हैं और साथ में मतलब एक्टिविटी भी करवाते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके, थैंक यू पूजा जी। वेलकम मैम। इसके बाद हमारे साथ में अरुण सर ज्वाइन है, तो वो भी आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। जी सर।
सॉरी, उसी समय कॉल आ गया था। पहले तो आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है अरुण जी। मुझे बुलाया गया था कि किसी और को तो नहीं? मुझे लगा मेरा नाम ही बोला गया। जी 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 सर, आपका क्योंकि एक्चुअल उसी समय फोन आया था तो मैं मैं सुन नहीं पाया प्रॉपर, इसलिए मेरे इस पास आज काफी लोग मिलने जुलने वाले इसी टाइम पे आए, तो मुझे अपने आप को अनम्यूट करके और मिनिमाइज करके दोनों काम करने पड़े। आपको भी सुना और उनको भी, क्योंकि आज 6 से 7 लोगों से मीटिंग हो गई इस बीच में, कोई 10 मिनट को, कोई 15 मिनट को, तो हो जाता है कभी कभी। मैम एक्चुअल जो टॉपिक है मनोवैज्ञानिक, जिसपे हम बच्चों के थॉट के ऊपर बात कर रहे थे, काफी अच्छा और बहुत ही मार्गदर्शक टॉपिक था, जिसमें काफी अच्छा इन लोगों ने मेरे ख्याल से सीखा होगा, एंजॉय किया होगा। मैं बस एक ही चीज जानना चाह रहा था आपसे पर्सनली। कई बार क्या होता है कि बच्चों को जिस नजरिए से हम देखते हैं वो नजरिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि जैसे जिस फिनोमिना में, जिस सिनेरियो में या जिस एटमॉस्फेयर में हम काम कर रहे हैं, जिस गांव जैसे छोटी सी जगह पे काम करते हैं, तो हमारे यहाँ हमसे भी छोटे गांव के बच्चे आते हैं पढ़ने, जहाँ पे लैंग्वेज वेरिएशन बहुत अलग होता है। हम बात करते हैं यहाँ पे सामान्य भाषा में बात करने की, उनकी भाषा बिल्कुल टिपिकल गांव वाली होती है। जिन शब्दों को हम बोलते हैं, कई बार तो उनके शब्दों को सुन के बहुत इरिटेट से होते हैं कि यार किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। साथ ही टीचर्स का भी ऐसी ही कंडीशन होती है, जिस समय में उसको ये भी सिखाना है कि उसका लैंग्वेज स्किल भी डेवलप हो, साथ ही वो एग्जाम मतलब उसका सिलेबस भी कंप्लीट हो, और भी बहुत सारे मैनर जीवन के उसको सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कई बार इस चक्कर में टीचर बीच में उलझ जाता है। जो मेरा पिछले 13 साल के अनुभव में जो अनुभव रहा है, इसमें जो अंतिम 2 माह का अनुभव रहा है, सबसे खट्टा और सबसे कड़वा अनुभव अभी मेरे जीवन में आ रहा है। क्योंकि इस सेशन का जो मुझे स्टाफ मिला, या जो लोग हैं मेरे साथ, या तो वो मेरे साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पा रहे, या मैं उनको ठीक तरीके से, मैं उनकी कमियां नहीं मानता, मैं अपनी मानता हूं, तो कि उनके लिए जो बच्चों की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं तक शायद वो टीचर नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो शायद मैं ठीक से उनको वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं आपसे चाह रहा था कि जो अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं, लैंग्वेज, जो खासतौर पर बच्चों का साइकोलॉजिकल और टीचर्स का जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है, उन दोनों के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाने का प्रयास करें। थोड़ा सा इस मामले में 2 मिनट का मैं आपसे चाहूंगा, फिर मैं अपनी बात अलग रखता हूँ। हाँ जी, मैं समझ रही हूँ। अभी टीचर्स के लिए एक तो ये हमारे जो ट्रेनिंग चल रहे हैं जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट है, उसमें यदि टीचर जुड़ा है तो वहां आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। उसके अलावा इसमें क्या होगा, थोड़ा सा पर्सनल टच देना पड़ेगा, क्योंकि हर एक पर्सन अलग तरह से आ रहा होगा। जो टीचर आ रहे हैं अलग से आ रहे हैं, तो किसको कहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरे साथ भी ये होता है। मेरे साथ अभी मैंने कुछ 3-4 टीचर नए लिए, तो 2-3 टीचर ऐसे हैं जिनको मुझे पर्सनल असिस्ट करना पड़ता है। मुझे उनसे जो काम लेना है, तो मैं उनको पहले बुलाकर उनको ये समझाती हूँ, बताती हूँ कि इस तरह से काम लेना है। एक टीचर के साथ मैं क्लास के अंदर जाके मैं खुद पढ़ाती हूँ और उनको बोलती हूँ आप बैठ के देखो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे हैंडल करना है। मैंने उनको प्रैक्टिकली करके दिखाया। आई अग्री, मेरे ऑफिस के बहुत सारे काम डिले होते हैं इसकी वजह से, बट मैं वहां पे काम कर रही हूँ। मैं अपने कोऑर्डिनेटर को काम देकर जाती हूँ मेरे ऑफिस के काम संभालने के लिए, और मैं क्लास के अंदर जाती हूँ। और पर्टिकुलर मुझे उन लोगों की प्रॉब्लम्स पता चलती है कि इसका लैंग्वेज का प्रॉब्लम यहाँ है। मैंने जैसे एक टीचर जो लिए, उनको इंग्लिश ग्रामर उनका कमजोर लग रहा है, जो मेरे यहाँ पे बच्चों का लेवल है, और जो टीचर का लेवल, उसमें थोड़ा सा मुझे टीचर का लेवल डाउन लग रहा था। मैंने पर्सनली उनको ग्रामर बुक दिया और उनको काम दिया है कि आपको मुझे इतना करके बताना है। देन मैं हफ्ते भर बाद उनकी बुक्स लेके और फिर से चेक करती हूँ कि उन्होंने कितना किया, नहीं किया। नो डाउट ये हमारा पर्सनल बर्डन बढ़ जाता है, बट मैं अभी उसको इस तरह से हैंडल कर रही हूँ। इसके अलावा हम आपको जहाँ लगता है इन टीचर्स की मीटिंग करके थोड़ा सा पर्सनली हमको उनकी ग्रूमिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, और उनको समझाना पड़ेगा कि जो टीचर एक्सपर्ट है, आप उनको ऑब्जर्व करिए वो किस तरह से हैंडल करते हैं इस चीज को, और आप किस तरह से करते हैं। तो अपने पीयर जो को टीचर्स है उनको देखकर कुछ सीखें। एक को टीचर हेल्प में यहाँ पे आपको आ सकते हैं, उनको इस टीचर के साथ रखिए कि उनको ऑब्जर्व करके आप सीखिए। इज इट पॉसिबल? आई विल ट्राई दैट, बट मैं आपसे इसके पर्सनली कॉल करके कुछ डिस्कस करूंगा। जो मैं अभी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ जिन चीजों को लेके,
क्योंकि कहीं ना कहीं जब लगता है कि बहुत दिक्कत हो रही तो अपने से किसी बड़े से समझ लेना चाहिए। तो मैं आपसे समझूंगा, कुछ हैं प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं, मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। और बाकी बाकी अगर साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, जिस दिन एक एज अ टीचर बच्चे की साइकोलॉजी समझने लगेगा, उसी दिन किस कक्षा में एक भी बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसका रिजल्ट ना आए। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कहता है। तो गैप होता है जिसको टीचर फुलफिल नहीं कर पाता है, तो इस कारण से रिजल्ट वो नहीं आ पाता है। बाकी थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, टीचर ने आज बहुत कुछ सीखा होगा, जाना होगा। और जो टीचर एब्सेंट हैं, तो बाकी जो टीचर प्रेजेंट है उनसे उम्मीद करूंगा कि उन टीचर्स को वो समझाएं कि वो आज के टॉपिक क्या था, किस बात पे डिस्कशन हुआ, तो उन लोगों का जो गैप आए वो फुलफिल हो सके। थैंक यू मैम। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हैं साक्षी जैन, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गोरधामा। आप अनम्यूट कीजिएगा और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए मैम के लिए। साक्षी जैन। साक्षी जी, हमारी यस आवाज मैम। जी मैम। जी साक्षी जी। यस सर, आ रही है। जी यस मैम। जी साक्षी जी। हमारी हाँ मेरी क्लास में भी एक बच्चा बस ऐसा है जो बहुत ज्यादा वीक है, मतलब उसको ना अभी तक 4th क्लास में आने के बाद भी उसको अल्फाबेट नहीं सिखा पाए। तो मैं एक उसके बात लिए बताऊं? कोशिश की है। जी। यस मैम। इसमें ऐसा होता है, बच्चे मतलब सिर्फ बुक से नहीं सीखते हैं। जनरली नर्सरी के बच्चों को या सीनियर जूनियर केजी के बच्चों को मैं ये करती थी कि हर रोज जब उनका रिसेस का टाइम होता था तो हम उनके आगे टीवी चला देते थे, और टीवी के अंदर एबीसीडी और इसकी पोयम, जिसमें बार बार वो वर्ड्स और लेटर्स नजर के सामने आते जो कार्टून वे में और है ऐसे। तो जब बच्चा उसको बार बार देखता और सुनता है, आप उसके पेरेंट्स को बोलिए कि उसको कुछ अलग तरीके से, उसको सिर्फ किताब लेके पढ़ाना कि चलो आप पढ़ो और इसको याद रखो, तो बच्चा याद नहीं रखेगा। लेकिन जैसे न्यूज़पेपर लेके बैठ गए और उसको लेटर दिखा के, कोई भी एडवर्टाइज दिखा के कि चलो ये लेटर कौन सा है, चलो आओ हम पढ़ते हैं, किसी बुक में, पिक्चर बुक में दिखा के, तो बच्चा शायद पहचानने की कोशिश करेगा या पढ़ेगा। तो वो काम पेरेंट्स पर्सनली ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि पेरेंट्स को समझाइए कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है, और रेगुलर इंटरवल पे आप पेरेंट्स से मिलते रहिए ताकि बच्चे के इम्प्रूवमेंट के बारे में डिस्कस हो सके और कैसे चेंजेस करना है उसकी पढ़ाई में वो हो सके। यस मैम। यस मैम, थैंक यू। ओके। इसके बाद है सतीश जैन, मंडा से। सतीश सर, आप हमारी वॉइस पहुंच रही है आपके यहाँ तक? जय जैन मैम। जय जिनेन्द्र। मैम मैं एक्चुअली एक बच्चा है त्रिवेंद्र लोधी करके, उसको मैं पर्सनल देख रहा हूँ। अभी क्लास में भी वो वीक है, सेकंड क्लास में आ गया है, और मैं उसको पर्सनल ट्यूशन भी देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि मैं उसका लेवल इंप्रूव कर सकूं। क्योंकि वो सेकंड क्लास में है, लेकिन उसको अल्फाबेट जो सेम प्रॉब्लम मैम ने डिस्कस करी, उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो एक तो फोकस नहीं करता है। क्योंकि हमने आज सिर्फ उससे 5 फ्रूट्स के नाम पूछे, तो बोलता है सर मुझे नहीं मालूम 5 फ्रूट्स के नेम। तो जब मैंने उससे पूछा तुमने आम नहीं खाया है क्या, तो बोलता है सर मैंने खाया है। मैंने तुमने केला नहीं खाया है क्या, तो बोलता है खाया है। मैंने पपीता नहीं खाया है, तो बोलता है खाया है सर। सेब नहीं खाया, तो बोलता है खाया। तो मैंने यही तो फ्रूट्स हैं। तो बोलता है सर अच्छा, और फिर ना ऐसे मुस्कुरा के बैठ गया। तो मुझे ये प्रॉब्लम समझ में नहीं है कि इसको पढ़ाने का तरीका क्या हो, क्योंकि जानता वो है। फिर उसके बाद मैंने उसको डिक्टेशन दिया कि हिंदी में उसको आम लिखना था, अनार लिखना था, पपीता, तो मैंने वो लिखने को दिया। तो वो क्या करता है कि 1-2 बार लिखा, फिर उसको गलत लिखा। मैंने उसको फिर रब करके फिर से लिखवाया। तो लास्ट लास्ट तक उसका है ना 2 ही वो फ्रूट्स की नेम लिख पाया। फिर उसके बाद उसका इंटरेस्ट, फोकस डिस्टर्ब हो गया, डिस्ट्रैक्ट हुआ, फिर उसके बाद उसने काम नहीं किया। तो मुझे एक एक पल तो बहुत गुस्सा आया कि मैंने मतलब मैं क्या कर रहा हूँ उस बच्चे के साथ, और वो मुझे मतलब कितना टाइम लगेगा इसको एक लेवल पे लाने में। तो मैं एक्चुअल में उसका समझ नहीं पाया कि मेरी क्या करना चाहिए उस बच्चे के साथ। आ, उसको पढ़ाने का तरीका आपको शायद थोड़ा सा बदलना चाहिए। उसको खेल में मजा आता है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। अटेंशन डिफिसिट प्रॉब्लम है उसको।
तो उसको यदि कहानी या स्टोरी या इस तरह से आप उसको बोलिए कि चलो मैं एक कहानी सुनाता हूँ, आपको मुझे रिपीट करके बतानी है, ठीक है। एक जी फल वाला है, वो अपने साथ में ठेले में 5 तरह के फल लेके निकला है। अच्छा चलो बताओ कौन कौन से फल लेके निकला होगा। उसके बाद देखिए आप वो कैसे आंसर देता है। मतलब आपका जो पूछने का तरीका है जी उसको यदि आप थोड़ा सा चेंज करेंगे, उसको लगेगा कि मैं कोई कहानी सुन रहा हूँ या मैं कुछ खेल खेल रहा हूँ, तो वो अपने आप को शायद इन्वॉल्व कर पाएगा। क्योंकि हम उन बच्चों को सीधे बोलते हैं आप ये करिए, तो उस ऑर्डर को वो फॉलो नहीं करते, उनको लगता है कि कोई हम पे डोमिनेट कर रहा है, हमको मतलब जबरदस्ती हो रहा है और उसको सपोर्ट नहीं करना है। लेकिन वही चीज यदि खेल में क्या परिवर्तित हो जाएगी तो शायद बच्चा ज्यादा अच्छे से करेगा। आपको नहीं सुना? ओके मैम, उसके वे थैंक थोड़े यू। से चेंज करके देखिए आप। हम देख ओके पा रहे हैं। मेरा 10 स्टूडेंट्स का एक क्लास है जिसमें ना सारे बच्चे मतलब थोड़े वीक हैं, मैंने स्पेशल क्लास बनाई हुई है उसके लिए। वो रेगुलरली मेरे लिए हर एक बच्चे के साथ एक नया एक्सपीरियंस होगा, तो मैं वो आपसे डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है। ओके, थैंक यू। जी। के बाद है निधि निधि मैम, संस्कार इंटरनेशनल स्कूल गोरधामक। जी मैम। जी मैम, हमारी आवाज पहुंच रही है आपके यहाँ तक? निधि जैन जी। ये दो बच्चे थे, भाई भाई थे, दोनों बिल्कुल नहीं पढ़ा करते थे। मैंने कहा कि मैम मैं वॉइस नहीं आ रही है आपकी। आप जैसे खाते रहते हैं तो बच्चों के लिए जैसे खाना बनाते हैं अपने घर में, टमाटो पोटैटो ये तो नहीं है, इसके लिए आप निधि जी हम आपको समझ नहीं पा रहे हैं क्लियरली। जी मैम। क्या पूछ रहे हो, मैं समझ में ही नहीं आई। आपको बताना है। लगता है हाँ मैम नेट आवाज नहीं पहुंच रही। जी जी, कंचन कोई प्रॉब्लम लग रहा है। कंचन चौरसिया जी, आप अब अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा मैम के लिए। जी सर, आवाज नहीं पहुंच रही। जी मैम। सर मैं ये बोल रही थी कि मैंने चेंजेस देखा है बच्चों में। मैम आपकी वॉइस स्लो आ रही है। सर क्या करा जाए सर, वो इतना ही आएगा। शायद मैम नेटवर्क इशू लग रहा है, उनकी आवाज हम तक जी नहीं पहुंच रही है। जी जी जी, मुझे लगता है कंचन जी मैम। आप अपना विचार ग्रुप पर लिख कर रखिएगा। जी मैम, मुझे लगता है पार्टिसिपेट्स सब हो चुके हैं, और जो भी क्वेश्चन रखना चाहे तो वो रख सकता है मैम प्लीज। जी जो भी क्वारी हो हाँ आपकी। सज्जल जी, मुझे लगता है हम कंप्लीट जी करेंगे आज यहीं पे। जी, टाइम भी हो चुका है मैम, और जी इसी के साथ सेशन की समाप्तियों के ले चलते हैं, और 4 पंक्तियों के साथ मेरी मेरी भावना के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है, प्रार्थना की मुद्रा को धारण करें और दोनों हाथ जोड़ करिए। बोलिए महावीर चौल की जय, पंच प्रविष्ट भगवान की जय। जो मोह माया जो विकल विपिन पीत में भी ध्यान धारण है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलद के तीर है, मैं वंदनीय दिनेश तीर्थन बोलिए महावीर स्वामी की जय, पंच परमेश्वर भगवान की जय। बोलिए सभी सभी लोगों के लिए जजमेंट तो बात करें। सभी को जय जय। जय जिनेन्द्र। जय जय।